हो गया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके सर। अच्छा देखो, आज इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है सर? अच्छा पहले तो गुड इवनिंग सबको फिर से, और हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अभी बात कर रहे हैं सर मार्केट पे, थ्योरी ऑफ मार्केट। जैसे आप सबको पता होगा, पता इसलिए होगा बिकॉज लास्ट फ्यू वीक से हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं ना सर, कि इकोनॉमी में डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट होता है ना सर? ऐसे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मार्केट का, जैसे जनरल कॉन्सेप्ट में, जैसे लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, हाँ सर, ऐसे बहुत सारा स्टॉक मार्केट, हाँ, ऐसे बहुत सारे मार्केट के बारे में आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग मार्केट के लेक्चर्स में बताया था। रेवेन्यू और मार्केट का कॉन्सेप्ट जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह का डिफरेंट मार्केट होता है। लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है, ये मार्केट को एक अलग कॉन्सेप्ट में बताते हैं। इनके हिसाब से मार्केट को कंपटीशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। किसके हिसाब से सर? कंपटीशन के हिसाब से। कंपटीशन मतलब सर, कंपटीशन मतलब बड़ा सिंपल बात है कि कौन किसके साथ कॉम्पीट कर रहा है। जैसे आप लोग बचपन में कंपटीशन में उतरे होंगे ना सर, वैसा ही कंपटीशन है। तो लेकिन ये कंपटीशन ना मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में, इनको भी प्लेयर्स कहा जाता है। जैसे जो लोग प्लेयर्स होते हैं वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना? जैसे रन में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, गेम्स में, अलग अलग खेला में कंपटीशन करते हैं। यहाँ पर भी कंपटीशन होता है बिल्कुल। जैसे एक सिंपल पूछते हैं आपको ये आप लोग रिसेंट ट्रेंड में ऑब्जर्व किए होंगे, अगर थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहते हो, थोड़ा बहुत क्यों, सभी कोई कनेक्टेड रहते हैं मार्केट के साथ। जैसे आप लोग अगर मोबाइल के बीच में देखोगे, ये जो नेटवर्किंग कंपनीज है ना, जो मोबाइल नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं, है ना? जैसे कि किसी के फ़ोन में जियो है, किसी के फ़ोन में एयरटेल है, किसी के फ़ोन में दोनों है। और जब रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज के ऊपर बेस करते हैं, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। ठीक है, ऐसे तो 3 ही प्लेयर बचा है, बाकी लोग तो सर टाटा बाई बाई करके चला गया, नहीं हो पा रहे हैं उनसे मार्केट मैनेज करने में। तो लेकिन एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, इनके बीच में कंपटीशन है कि नहीं है? बोलो ना, कंपटीशन है ना? कि कभी हम लोग सोचते हैं कि जियो का पैक अच्छा रहेगा, कभी सोचते हैं एयरटेल का पैक अच्छा रहेगा, कभी सोचते हैं वोडाफोन का पैक अच्छा रहेगा। क्या रे, करते कि नहीं करते? कि कौन यस किसका सर। किसका स्पीड ज़्यादा, किसने वॉइस कॉलिंग में ज़्यादा पैसा मतलब डेटा दिया, ऐसे डिफरेंट बात करते हैं। तो ये जो भी करते हैं ना, कंपटीशन वाइज ही बात करते हैं। तो ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन, जैसे मानो गाड़ी कंपनीज, कोई बोलते हैं मारुति सुजुकी का गाड़ी अच्छा है, कोई बोलता है टाटा का अच्छा है, कोई बोलता है जापान का जैसे हुंडई अच्छा है, कोई बोलता है होंडा अच्छा है। ठीक है, तो ये जो कंपनीज के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन। हम कौन है? हम कंज्यूमर्स। ठीक है, एक्चुअली कंपटीशन का जो मेन किरदार निभाते हैं वो तो कंज्यूमर्स ही निभाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंपटीशन के बेसिस में इकोनॉमिक्स ने दो तीन तरह का मार्केट बना के रखा मेन। एक सिंपल वे में बताया जाए तो एक होता है सर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। एक होता है मोनोपोली कंपटीशन, जिसमें एक ही प्लेयर्स होता है, मतलब एक ही बिजनेसमैन होते हैं और उनका प्रोडक्ट और सर्विस यूज करने के लिए लाखों करोड़ों लोग लाइन लगा के रहते हैं। एग्जाम्पल सर मोनोपोली मार्केट का एक एग्जाम्पल जल्दी से बोलो सर, आप लोगों से उम्मीद जरूर रखूंगा मैं। मोनोपोली बिजनेस का एक एग्जाम्पल आप लोगों से बोलो। बिजनेस एक ही है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग उन्हीं से सर्विस लेता है, कोई उपाय नहीं है, लेना ही पड़ता है। बोलो ना। सर भारतीय रेल। भारतीय रेल, वेरी गुड सर, इट्स अ वेरी फेमस एग्जांपल। ठीक है, इंडियन रेल। ठीक है, मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, एक ही रेल है जिसके पास सभी को जाना पड़ता है। आप पूरा भारत में जहां भी जाने जाओ, रेल के थ्रू से ही आप जा पाओगे, ऐसा हालत है। और उसको सर्विस देने वाला एक ही है, इंडियन रेल कंपनी है सर, ऑब्वियसली। ठीक है, तो मोनोपोली हो गया ना, उस वो भी एक मार्केट है, लेन देन होता है, पैसा टिकट काटते हैं, सीट बुक करते हैं, रिजर्व करते हैं, बर्थ बुक करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग, एसी, कितना सारा सर्विस कॉन्सेप्ट में आते हैं, खाना के साथ, बिना खाने के साथ, आईआरसीटीसी है उनका एक विंग, ऐसे बहुत सारा बातें हो सकता है। तो ये मोनोपोली है। एक परफेक्ट कंपटीशन है, जैसे अभी मैं आपको नेटवर्क कंपनीज के बीच में या गाड़ी के बीच में बात कर रहा था, इसमें बहुत सारा कंपनीज नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत कंपनीज है, ठीक है, लेकिन सर्विस लेने वाले बहुत सारे हैं गाड़ी में, नेटवर्किंग बिजनेस पे, ठीक है, मोबाइल कंपनीज में,
इस तरह का बिजनेस को ज्यादातर केस में ओलिगोपोली कहा जाता है, ठीक है, ओलिगोपोली। तो ये डिफरेंट मार्केट के बारे में चर्चा चालू करने जा रहे हैं सर, तभी मैं आपको मार्केट का आइडिया दे रहा था, ठीक है। तो लेकिन आज कौन सा मार्केट के बारे में बोलोगे सर? आज तो बात करेंगे सर परफेक्ट कंपटीशन पे। किस पे बात करेंगे सर? परफेक्ट कंपटीशन। सर ये परफेक्ट कंपटीशन हम लोग देखते हैं क्या? अरे बिल्कुल देखते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन ही तो सबसे ज्यादा देखते हैं हम लोग सर। जैसे आप देखो ना, आप अगर अपने घर के बाहर से जो मार्केट दिख रहा है ना, अपने घर के बालकनी से निकलो, अगर बालकनी मतलब अगर मार्केट के साइड में ही आपका घर है, तो मार्केट से नीचे देखो कितना सारा सब्जी वाले लाइन लगा के बैठे हुए होंगे। हाँ, कितना सारा ग्रोसरी वाले, हाँ, लाइन लगा के बैठे होंगे। अरे है कि नहीं? हाँ, तो वेजिटेबल्स मार्केट, फिश मार्केट, ग्रोसरीज मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, फ्लावर्स मार्केट। तो आज मैं आपको पूरा परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर बात करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केट का बात करेंगे और परफेक्ट कंपटीशन में बात नहीं करेंगे तो कंपटीशन बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन पे बात चालू करते हैं और आपको एक एक बात करते हैं सर, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। ऐसे परफेक्ट कंपटीशन का सबसे इंटरेस्टिंग एक पॉइंट क्या है जानते हो? ये मेरा एक स्पेशल इकोनॉमिक्स किताब है, अगर आप लोग पढ़ना चाहो ना तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। इसमें ये सिलेबस ओरिएंटेड किताब नहीं है सर। इसमें सिलेबस का सारा बात ही करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का ना एक कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना इकोनॉमिक्स, ऐसे वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट सर इकोनॉमिक्स। वन ऑफ माय फेवरेट नहीं, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ऐसे तो मैं बहुत सारा सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, बट मुझे सबसे अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स सर, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉमर्स का सारा पेपर्स कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट से बना हुआ है। मेरे को नहीं लगता, सबको लगता है, मतलब सबको पता है कि अगर इकोनॉमिक्स ना होता, ना अकाउंट्स आता, ना कॉस्टिंग आता, ना फाइनेंस आता, ना टैक्स आता, कोई नहीं आता, ठीक है, ना लॉ आता। सब कुछ एक सब्जेक्ट के कारण, और वो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। दैट इज द रीजन मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ये है। और ये मेरा एक किताब है, किताब का नाम है सर इकोनॉमिक द आइडियाज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज मिलता है, जो थोड़ा सा किताबी ढंग से नहीं, थोड़ा स्टोरी ओरिएंटेड ढंग से मुझे मिलता है, ठीक है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो इसका सॉफ्ट कॉपी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, नॉट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है, ऑन फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है। एग्जाम पर्पस के लिए तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी नोट शेयर करके रखा, ठीक है, ऐसा इस टाइप का, ठीक है। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है सर, ठीक है। जहाँ पर आपको सिलेबस ओरिएंटेड, इंस्टीट्यूट ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ता है कि भाई ये टॉपिक पढ़ के आओ, हम यहाँ यहाँ से आपको सवाल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो आज तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर परफेक्ट कंपटीशन पे। ये नोट्स आई थिंक आप सभी के पास है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा होता है। ऐसे लास्ट वीक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? लास्ट वीक मैंने डिस्कशन किया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन डिफरेंट मार्केट। अगर किसी का मिस है तो ज़रूर वो वाला क्लास देखिए सर, बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुआ था। हाँ सर, कि ये उसमें भी एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन में ही बात किया था, पर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस की किसी भी प्रोडक्ट का दाम कैसे तय होता है सर, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे कि स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव मार्केट कि प्रोडक्ट प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। हाँ, कोई डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको समझा गया था। कभी डिमांड बोल रहा था मेरे हिसाब से चलो, मतलब कंज्यूमर बोलता है मेरे हिसाब से चलो। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कहता है मेरे हिसाब से चलो, सप्लायर कहता है मेरे हिसाब से चलो। लेकिन अल्टीमेटली ना तो डिमांड का चलता है और ना ही सप्लाई का चलता है, तो मार्केट का, ठीक है। इसलिए कंज्यूमर सोच रहा था कि दाम 1 टका हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, 2 टका रहे तो अच्छा, ठीक है। दुकानदार सोचते हैं दाम 5 टका हो जाए तो अच्छा, 4 टका हो तो अच्छा, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ना तो दुकानदार का सुना गया और ना ही कस्टमर का सुना गया। अल्टीमेटली प्रोडक्ट प्राइस 3 टका रेडी हुआ था। और इसका इक्विलिब्रियम प्राइस डिसीजंस कैसे लिया जाता है, ठीक है। नॉट जस्ट कोई एक पर्टिकुलर प्राइस प्रोडक्ट, जैसे बिस्किट्स का पैकेट का दाम कैसे रेडी होता है परफेक्ट कंपटीशन में, मैगी पैकेट का दाम, नूडल्स पैकेट का दाम, सब्जियों का दाम, ठीक है। आज थोड़ा और डिटेल्स में बातें करेंगे सर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आज भी बात होगा, बिकॉज हम लोग आज परफेक्ट कंपटीशन में स्पेशलाइज पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी सिखाया था लास्ट वीक कि डिमांड चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या चेंज होता है, ठीक है। तो एक बार हम लोगों ने ये देखा था
कि डिमांड को शिफ्ट कर रहे थे सर, ये देखो डिमांड को शिफ्ट कर रहे थे, कभी डी से D1, कभी डी से D2, और सप्लाई को कांस्टेंट कर दिए थे। याद होगा ना सर, याद आ रहा है शालिनी? हाँ, कभी सप्लाई को कांस्टेंट करके डिमांड को हेरफेर कर रहे थे, ठीक है। तो प्राइस पे क्या यस सर। कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ये एक बड़ा वाइटल चर्चा था। एक बार देखे थे, ये वाला एक कॉन्सेप्ट देखा था, फिर एक बार क्या देखा, डिमांड को कांस्टेंट कर दिया और सप्लाई को चेंज करना चालू कर दिया, ठीक है। ऐसा भी तो होता है ना, डिमांड अपने जगह में है पर सप्लाई बदल रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि सप्लाई अपने जगह में कांस्टेंट है पर डिमांड बदल रहा है। जो भी इकोनॉमी में होता है सभी बातें लास्ट वीक डिस्कशंस किए थे, और उसके ऊपर बेस करके प्रोडक्ट प्राइस पे, दाम पे क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आता है। प्याज का दाम अचानक 80 क्यों हो जाता है, टमाटर क्यों 100 टका किलो हो जाता है, आलू का दाम 50 टका किलो होने से क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अलग अलग चर्चा, ठीक है। इसी तरह का साइमल्टेनियस चेंज के ऊपर भी बातें किए थे कि एक ही टाइम पे सिंपल एट ए टाइम डिमांड भी परिवर्तन, सप्लाई में भी परिवर्तन। अगर सिमिलर रेशियो में है तो क्या होता, अगर डिमांड थोड़ा ज़्यादा है सप्लाई थोड़ा कम है तो क्या होगा, डिमांड थोड़ा कम है सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है तो क्या होगा। ये सब डिस्कशंस किए थे ना सर, एकदम क्रिटिकली डिस्कशंस किए थे, एक एक ग्राफ को बताए थे, एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशंस किए थे, और एकदम रियल लाइफ डिस्कशन हुआ था सर। ठीक है, समझ गए सर, समझ गए, याद भी आ गया। तो सर बताओ ना परफेक्ट कंपटीशन क्या है। चलो सर वही तो बताने के लिए आए हैं सर, और क्या काम है मार्केट में। आज बात करेंगे सर परफेक्ट कंपटीशन में, फिर धीरे धीरे मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, हाँ ये सब में जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। तो ये बात तो करेंगे। तो कंपनीज, ये परफेक्ट कंपटीशन में एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है सर, आपको अभी मैं मेन मटेरियल्स के अंदर बताऊंगा, बट ये मेरा जो स्पेशल इकोनॉमिक्स किताब है वहाँ से मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। ये कहता है सर, कंपनीज आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर्स द कॉम्पिटिटिव मार्केट। कंपनीज मतलब फार्म या बिजनेस, ठीक है, मतलब जो भी इसके अंदर काम करते हैं, मतलब ऐसे बिजनेस इनका, कंपनी मतलब क्या है, बिजनेस, फार्म, ठीक है। कंपनीज आर प्राइस टेकर्स नॉट प्राइस मेकर्स। ये दाम एक्सेप्ट करते हैं, दाम बनाते नहीं है। सर क्या बात कर दिया, दाम एक्सेप्ट करना पड़ता है, दाम बनाते नहीं है। नहीं सर, जो लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में होते हैं ना, या नॉर्मल परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बोलो या नॉर्मल कॉम्पिटिटिव बोलो, प्योर एक होता है, प्योर कॉम्पिटिटिव भी होता है, नॉर्मल कॉम्पिटिटिव भी होता है, वो उसका अलग बात बाद में बात करते हैं सर। कहने का मतलब है कि ऐसा मार्केट में जो प्रोडक्ट प्राइस डिटरमाइन होता है ना, कि क्या दाम में बेचो। एक सिंपल आप वेजिटेबल मार्केट ही सोचो ना, आप अपने दिमाग में सिंपल एक वेजिटेबल मार्केट का ही सोचो, ठीक है। वेजिटेबल का दाम क्या होगा ये वेजिटेबल सेलर डिसाइड नहीं करेगा, तो फिर कौन डिसाइड करेगा, वेजिटेबल सेलर डिसाइड नहीं करेगा तो सर वेजिटेबल सेलर का बस चले ना। अगर वेजिटेबल सेलर का बस चले तो वो यही सोचेगा कि मैं आलू को ही 150 टका 200 टका में बेच दूँ, हाँ, जहाँ पर आलू अगर कोलकाता मार्केट का बात करें तो 20-25 टका किलो, हाँ चलता है। मतलब आलू 20-25 का केजी चलता है, वो इसी को 150 में बेच देता अगर उसका बस चलता तो। क्यों, ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा इनकम कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाता ना सर, क्या ऐसा मन मर्जी कर पाता है वेजिटेबल वाले, क्या बोलते हो। ये देखो सर, सब्जी लेके बैठा है, कहाँ का मार्केट है, चाइनीज मार्केट है, चाइनीज सब्जी मार्केट। ये इमेज मुझे मिला है, आप लोगों को दिख रहा है क्या, यस सर। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये चाइनीज टोपी है, इसीलिए मुझे समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सब्जी वाले सब्जी लेके बैठ गए, ठीक है, ये अपने मर्जी से दाम नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मार्केट है, डिमांड सप्लाई से चलेगा, ठीक है। तो मार्केट डिसाइड करेगा, इंडस्ट्री डिसाइड करेगा कि क्या दाम होगा। इंडस्ट्री मतलब द होल वेजिटेबल इंडस्ट्री, द होल वेजिटेबल इंडस्ट्री। जैसे एक मार्केट है, इंडिया का एक मार्केट है, आपको पता है सर, जहां पर सारा के सारे सिर्फ औरत ही होते हैं, जानते हो। इसका एक नाम है मणिपुरी भाषा में, इसका नाम है ईमा कैथेल। ईमा कैथेल मदर्स मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, सुने हो सर कभी। हाँ, ये एशिया का लार्जेस्ट नो वुमेन, सर। ये एशिया का लार्जेस्ट वुमेन्स रन मार्केट है सर, आपको बता दूं। यहाँ पर सारे के सारे सिर्फ औरत होते हैं, माँ लोग होते हैं, ठीक है। कभी अगर मणिपुर विजिट करोगे ना,
तो ये मार्केट ज़रूर विजिट करना सर, ठीक है। ऐसे मेरा कुछ मणिपुर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पूछताछ करता रहता हूँ, ठीक है। तो उनसे भी मुझे खबर मिलता है। इट्स अ वेरी लार्ज मार्केट सर। ईमा कैथल के नाम से जाना जाता है, तिब्बती मणिपुरी लैंग्वेज में बना, वैसे बेसिकली मणिपुरी लैंग्वेज है। आप लोगों को दिख रहा है सर स्क्रीन में? ऐसे थोड़ा स्लो हो गया नेट, बट दिख रहा है कि नहीं बताना प्लीज। हाँ सर, दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। ये देखो सर, ठीक है। सारे के सारे ये मार्केट में जो भी होते हैं ना, सारे के सारे लेडीज ही होते हैं, ठीक है। जेंट्स नहीं रहेगा इस मार्केट में। इसी यही इस मार्केट का खासियत है सर, ठीक है। ईमा मार्केट या ईमा कैथल के नाम से जाना जाता है। ऑलमोस्ट लुक लाइक दिस, ठीक है। दिस इज इन आवर मणिपुर, ओके। कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर विजिट करके आइएगा। जब भी मणिपुर विजिट कीजिएगा ज़रूर ये मार्केट ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो ईमा कैथल का मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये भी एक कम्पिटिटिव मार्केट है सर, ठीक है। मार्केट में बात जब भी चलता है ना, मैं ये बात ज़रूर करता हूँ, क्यों? बिकॉज स्पेशल कॉन्सेप्ट है ना, ओके। तो सर इस मार्केट के बारे में ऐसे तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने बात किया उनका नाम है अल्फ्रेड मर्सल, ठीक है। जिनके बारे में हम लोग इससे पहले भी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर स्टार्टिंग लेक्चर्स में अल्फ्रेड मर्सल के बारे में बहुत बात किए होंगे। फिर से बात करूंगा जिन लोगों ने आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मार्केट्स एंड फार्म्स, इसमें अल्फ्रेड मर्सल सर 1842 से 1924 में इनका बेसिकली वर्क एरिया है इनका। तो ये क्या कहता है सर, ये सिंपल रिसर्च करके देखा है कि ऐसे मार्केट में कंपनीज आर प्राइस टेकर्स, वो सिर्फ दाम टेक करते हैं, ठीक है, दाम बना नहीं पाते। तो इसके ऊपर कुछ थ्योरी भी उन्होंने दिया, ठीक है। थ्योरी कुछ इस तरह का, एक सेकेंड, ये देखो सर। इन कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज स्मॉल फार्म्स मेक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर सेल करते हैं। एंड बायर्स आर लाइक नो द मार्केट प्राइस, जो बायर्स होते हैं ना वो दाम को जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जो वेजिटेबल मार्केट विजिट करते हैं ना उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि मार्केट में आलू का दाम, टमाटर का दाम क्या चल सकता है। अब फिर भी थोड़ा बहुत डेली चेंजेस इज डिफरेंट, ठीक है, बट ऑलमोस्ट क्या रेंज में चल सकता है उसको पूरा पता होता है। किसको? बायर्स को। तो बायर नोन एवरीथिंग अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इंडस्ट्री प्राइस इज डिटरमाइंड बाई द एक्शन ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एंड ऑल प्रोड्यूसर्स। ये जो प्राइस डिसीजन होता है ना, वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल किस दाम में बिकेगा, फ्लावर्स मार्केट में फ्लावर्स किस दाम में बिकेगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलके करते हैं। सर कैसे? दोनों बैठते हैं क्या? अरे नहीं वो ऑटोमेटिक, ये बड़ा अच्छा साइंस है सर। कोई बैठता नहीं है, मार्केट डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में मार्केट में रेडी हो जाता है। एनी फर्म दैट अटेम्प्ट्स टू सेल ए प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस विल सेल नथिंग। अगर कोई भी फर्म ज्यादा दाम में प्रोडक्ट बेचना चाहेगा ना, वो कुछ ही सेल नहीं कर पाएगा, कुछ भी सेल नहीं कर पाएगा। एनी फर्म दैट अटेम्प्ट्स टू सेल एट अ हायर प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं जाएगा। बात सही है कि नहीं? हाँ सर, क्या बोलते हो? परफेक्टली यस कॉम्पिटिटिव सर। मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर कोई कोई भी सेलर ऐसा सोचता है कि मैं थोड़ा ज्यादा दाम में बेचूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा दाम में बेचूंगा, तो कौन जाएगा उसके पास? कोई नहीं जाएगा। मतलब वो ज्यादा दाम में बेचने के चक्कर में कुछ भी सेल नहीं कर पाएगा। ये एशिया का लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट है। कहाँ पर है सर? कोलकाता हावड़ा में है, ठीक है। कोलकाता हावड़ा में नहीं सर, हावड़ा ब्रिज के नीचे है, ठीक है। दिस इज द लोकेशन, ठीक है। ये सरस्वती पूजा में जाते हैं सर, बट अभी नहीं जा सकते बिकॉज कोरोना का प्रॉब्लम बढ़ गया है। नॉर्मली स्टूडेंट लोग पागल करता है सर मेरे को कि जब भी सरस्वती पूजा होता है ना क्लासरूम में, अभी तो कोरोना के चक्कर में 2-3 साल से बस छोटा करके हम लोग करते हैं, लेकिन हर साल हम लोग यहीं पर जाते हैं मार्केटिंग करने, ठीक है। आई होप कि फ्यूचर में सब नॉर्मल होने से फिर से होगा, ठीक है। बट 2 साल से नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे छोटा मोटा होता है, लेकिन हर साल हम लोग यहीं पर जाके मार्केट करके लाते हैं जो भी बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा इस तरह का फूल मार्केट में फूल बिकता है सर। आप देख रहे हो ना फूल मार्केट, कभी अगर मौका मिले तो आप लोग भी विजिट कीजिएगा, ठीक है। इट्स एशियाज लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर कभी विजिट किए हैं कोई तो जरूर समझेगा। यहाँ पर इतना तरह का फूल मिलता है और इतना अच्छा इसका मार्केट क्वालिटी है, आपको क्या बताऊं। पूरा एशिया का इतना बड़ा फ्लावर मार्केट और एशिया में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पूरा बंगाल में जहाँ भी जो फूल होता है ना सब आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। किसी को शादी के लिए फूल चाहिए, किसी का फैमिली फंक्शंस के लिए फूल चाहिए, पूजा वगैरह तो लगा ही रहता है, ठीक है। इवन फॉरेनर्स भी आते हैं और यहाँ पर जाके इस तरह का, ये देखो ये फॉरेनर्स नहीं है बट ये फोटो सेशन करने चला गया, ठीक है। फॉरेनर्स भी आते हैं सर, फोटो सेशन करते हैं यहाँ पर पहुंच के।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये फ्लावर्स मार्केट में ही कॉम्पिटिटिव प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई दुकानदार सोचेगा ना कि मैं ज़्यादा दाम में बेचूंगा, नहीं बेच पाएगा, क्योंकि इतना सारा सेलर्स है और इतना सारा बायर्स है। आप समझ रहे हो ना, इतना सारा सेलर्स और बायर्स में वो ज़्यादा दाम में कैसे बेचेगा, नॉट पॉसिबल ज़्यादा दाम में बेचना, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं सर, ये रीजंस होते हैं कि इस मार्केट को इंडस्ट्री डिसाइड करता है, मतलब कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मिलके दाम डिसाइड हो जाता है। अगर कोई सेलर चाहेगा भी ना तो भी ज़्यादा दाम में नहीं बेच सकता, ज़्यादा दाम में कोशिश भी करेगा ना तो सेल नहीं कर पाएगा, सेल नहीं कर पाएगा सर, ठीक है। सपनों का बाजार है सर, मैं तो जब भी जाता हूँ देखता हूँ और पागल हो जाता हूँ फूल देख के, इतना फूल एक साथ, मतलब सीरियसली कांट इमेजिन, आपको मैं बोल के नहीं समझा सकता कि कितना ब्यूटीफुल है। बस हाँ वेल मेंटेन्ड नहीं है, इतना मैं बोलूँगा, बिकॉज होलसेल मार्केट है ना, होलसेल मार्केट है, ठीक है। वेल मेंटेन नहीं है, मतलब किसान जो होते हैं ना, जो फ्लावर्स का मतलब उगाते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पर ला के बेचते हैं। तो इनका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वेल मेंटेन, ऐसे करना चाहिए, थोड़ा मेंटेन मार्केट होना चाहिए, मतलब बट उतना मेंटेन नहीं है जितना मेंटेन होना जरूरी था। जो भी हो आगे बताते हैं सर, ठीक है। तो क्या कह दिया सर, इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज स्मॉल फर्म्स मेक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड सेलर्स एंड बायर्स अलाइक नो द मार्केट प्राइस। इंडस्ट्री, इसके बाद क्या बताते हैं, द इंडस्ट्री प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द एक्शन ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एंड ऑल प्रोड्यूसर्स। एनी फर्म दैट अटेम्प्ट्स टू सेल एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस विल सेल नथिंग, कुछ नहीं सेल कर पाएगा। एंड उसके बाद इस पूरा सर्कल में क्या बात करते हैं, फर्म्स मस्ट एक्सेप्ट दैट, फर्म्स मस्ट एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस, यस। मतलब फार्म मतलब क्या, जो भी वहां पर अलग अलग दुकानदार हैं वो फार्म है, बिजनेस या कंपनी जो भी नाम पे जानो। फार्म्स मस्ट एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस। अगर आलू का दाम 25 टका किलो चल रहा है ना, अगर आपका 25 टका केजी में खरीदा भी नहीं है ना बाई चांस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ भी सेल नहीं होगा। हो सकता है कि आपको मार्केट नॉलेज नहीं है और आप होलसेल प्राइस 25 में ही खरीद के लाए और आप सोचे कि मैंने तो 25 पे लाया तो मैं 30 में बेचूंगा, आप बुद्धू बन गए सर, आपका प्रॉब्लम है। बट मार्केट आपको कोई नहीं देगा, अगर मार्केट में आलू 25 चल रहा है तो नो वन विल पे यू 30 रुपीज, कोई नहीं पे करेगा, सिंपल बात है। तो फार्म मस्ट एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस एंड कंपनीज आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर्स। ये तो बात समझ में आ ही रहा है। इसलिए अल्फ्रेड मर्सेल सर एक बहुत अच्छा बात कहता है सर, उन्होंने एक कोटेशन भी दिया, कहता है मार्केट, ए परफेक्ट मार्केट इज ए डिस्ट्रिक्ट, एक जिला की तरह सोचो, जस्ट फील दैट इट्स ए डिस्ट्रिक्ट इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर क्या समझ में आ रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसे मार्केट होते हैं, ठीक है, जहां पर मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स होते हैं। समझ में आ रहा है ना सर, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा जगह होता है जहां पर मेनी बायर्स और मेनी सेलर्स होते हैं, एंड ऑल सो कीनली ऑन द अलर्ट and so well acquainted with one another's affairs that the price of a commodity is always practically the same for the whole of the district. सबके लिए दाम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, किसी के लिए ये दाम किसी के लिए वो दाम, ऐसा नहीं होता है ना। एक ऐसा मतलब सबको पता होता है, बायर को भी पता है सेलर को भी पता है कि क्या दाम चल रहा है, तो आप ज्यादा हेरफेर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट किसी ने 5,000 में खरीद लिया तो कोई प्रोडक्ट किसी ने 10,000 में खरीद लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता है क्या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? अगर कभी आप लोग हाथी बागान या न्यू मार्केट में विजिट करते हो ना, हाँ जो लूट जाते हैं वो अलग बात, कोई किसी किसी को नॉलेज ही नहीं है वो लूट जाते हैं। जैसे मैंने एक बार लूटा था, मेरे को लूटा गया था सर। क्या लूटे थे आपसे सर, देखो मैं बताता हूँ सर। ये न्यू मार्केट में ना, न्यू मार्केट धर्मतला अपने कोलकाता का बड़ा ही फेमस मार्केट एरिया है सर शॉपिंग के लिए। मतलब जो भी कोलकाता में आते हैं न्यू मार्केट में शॉपिंग जरूर करते हैं, ठीक है। और न्यू मार्केट है ना बैग, ठीक है, बैग का भी ना पूरा एक मार्केट बैठता है सर, बहुत लोग विजिट करते हैं। तो उन दिनों मैं कॉलेज में था, तो ऐसे ही बैग का दुकान, ऐसे ये लड़की लोगों का है, ऐसे नॉर्मल जींस बैग जनरल बैग भी ना बहुत सस्ते में मिलता है सर, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, हेलो, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ, तो काफ़ी अच्छे बार्गेन प्राइस में यहाँ पर बैग मिल जाता है और मज़ा आता है देख बैग देख के। तो जब मैं मतलब स्टार्टिंग में कॉलेज के लिए आया था कोलकाता, तो मैं सोचता था कि चलो बैग खरीदना, तो दोस्त लोग जाते थे कभी कभी। तो मैं एक बार गया मेरे एक दोस्त के साथ, मेरे को भी बैग लेना है, तो धर्मतला पहुंच गए। तो ऐसे ही न्यू मार्केट, ये न्यू मार्केट के बाहर है, ठीक है, ये न्यू मार्केट है, ये जो मार्केट है ये अंदर न्यू मार्केट है, वेल मेंटेन मार्केट, और नीचे ये फुटपाथ है, फुटपाथ में लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे कोई बैग का प्राइस था, तो
पहले दाम मुझे बताया 1,500, ठीक है। तो मैं सोचा होगा भाई, ठीक है, क्योंकि गांव में ऐसा बैग देखा नहीं है, तो हो सकता है 1,500 का दाम बता रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं 1,500 नहीं देंगे, मैं भी खुद को बहुत स्मार्ट समझा, जानते हो ना। तो मैं बोला दादा 700 टका देंगे। तो बोलता है कि नहीं नहीं आगे जाइए, नहीं होगा। फिर थोड़ा गए, वो वापस आए तो बोला ठीक है 800 दीजिए। मैं बोला नहीं 750। वो बोला ठीक है ले जाओ। सर आपको क्या लग रहा है, मैंने जो बैग 1,500 बोला था उसको 750 में लिया। अच्छा बार्गेन किया ना? क्या लग रहा है बोलो ना। हाँ, अच्छा बार्गेन यस किया? सर। बिल्कुल नहीं, यस सर। बिल्कुल अच्छा बार्गेन नहीं किया। आपको अभी बोलूंगा ना सच्चा कहानी, तो आपको तो फिर अभी सेम बैग, बस कलर अलग। हाँ, मेरे को अभी ये बैग तो मैं यहाँ पर नहीं ढूंढ सकता, सेम बैग बस कलर डिफरेंट है। आफ्टर वीक, वो एक हफ्ता बाद, मेरा एक दोस्त, ठीक है, कॉलेज का ही, वो खरीदा। ठीक है, वो कॉलेज में आया, मैं बोला कि भाई कहाँ से लिया? बोले न्यू मार्केट से। ठीक है, न्यू मार्केट मतलब अंदर से? बोले नहीं नहीं वो फुटपाथ से, न्यू मार्केट के बाहर। ठीक है, ये मार्केट, ये न्यू मार्केट है, एसएस हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बाहर। तो मैं बोला कितने में लिया भाई? तो बोलता है 350 में। मैं बोले सच में? बोलता है तू चल मैं तेरे को अभी दिलाता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस में बोला, और सच में बाकी और दोस्तों को लेके गया। ठीक है, और वो लड़का कोलकाता का ही था, तो उसको नॉलेज था। ठीक है, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैं बोला भाई मैं 700 में लेके आया, मेरे को तो पूरा चुना लगा दिया। अब बोलो 350 का चीज मेरे को 750 में दिया। ठीक है, ये रिजनेबल है। और सच में उस बैग का दाम 350 ही होना चाहिए। वो तो मुझे थोड़ा बाद में समझ में आया, जब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल बार्गेन पावर नहीं है, मेरे को पूरा बुद्धू बना दिया। परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन मेरे को लूट लिया। क्योंकि ये थोड़ा सा अलग शॉपिंग कॉन्सेप्ट है। सब्जी मार्केट में भी कई बार किसी किसी लोगों को लूट लेते हैं जो न्यू बायर्स होते हैं, तो मेरे को भी न्यू बायर्स के हिसाब से लूट लिया। ठीक है, वो डिफरेंट है सर। लेकिन इन जनरल जिसका नॉलेज होता है ना, मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन का एक कॉन्सेप्ट है कि हर किसी को पता होता है मार्केट में क्या नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ना सबको शॉपिंग करना नहीं आता। ठीक है, जैसे मेरे जैसे लोगों को तो ना ऐसे मार्केट में तो शॉपिंग करना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मेरा बार्गेन पावर बहुत खराब है। ठीक है, और इसका मेन रीजन है कि क्योंकि मैं उतना शॉपिंग करता नहीं हूँ। जो लोग रेगुलर बेसिस में शॉपिंग करते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा नॉलेज होता है। हाँ, वो कहाँ क्या मिलता है, ऐसे मेरे को पता है कहाँ क्या मिलता है, बट मैं रेगुलर शॉपिंग करने नहीं जाता। ये आदत भी नहीं है मेरे को कि ये मिल गया खरीद लेते, वो मिल गया खरीद लेते हैं। ये थोड़ा सा मेरे अंदर ये आदत नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण मेरे को समझ में नहीं आता है कि सच में इसका क्या दाम हो सकता है। जैसे सब्जी मार्केट में अगर बोलोगे ना, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि रेगुलर सब्जी मार्केट से लाता हूँ, बार्गेन नहीं करता, बट आदत हो गया कि भाई इस चीज का यही दाम हो सकता है। तो पहले पहले मेरे से भी गलती होता था, सब्जी वाला अगर देख लेता ना कि बंदा नया है, तो थोड़ा सा ज्यादा दाम ले लेता था, 5-10 टका। बट आजकल नहीं ले पाता है। सिमिलरली मेरे साथ यहाँ पर 5-10 की जगह 350 का चीज 750 में देके चुना लगा दिया। तो ये अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन बात क्या है, बात ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में सबको पता होता है। ठीक है, और दुकानदार को भी पता होता है अगला वाला, ये मतलब मानो ये एक शॉप, ये एक दुकानदार है, यहाँ पर एक दुकानदार है, यहाँ पर एक दुकानदार है, एवरीबडी नोज कि क्या चीज क्या दाम में बिक सकता है। और ये कस्टमर्स ना, एवरीबडी नोज कि यहाँ पर भी मिल सकता है, हाँ किसी पे 50 टका ज्यादा, कहीं पर 50 टका कम, 10-20 टका इधर उधर। दैट्स द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट परफेक्ट कंपटीशन इज रियली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट, जहां पर आप बार्गेन करके चीजें भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो अल्फ्रेड मर्सेल सर यही कहना चाहता है। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड मर्सेल सर का ये कहानी मेरा स्पेशल किताब से मैंने आपको बोला। ऐसे ये किताब अगर आप लेना चाहते हो मेरे को बताना, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर लूंगा। अच्छा, अब बात को एकदम सिलेबस के ढंग से बताते हैं सर। ठीक है, किताबी ढंग से जो हम लोगों को चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये किताबी बात है सर। इतना देर से आपको मैं बस कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बात कर रहा था, आपकी थोड़ा किताबी बातें करते हैं सर। किताबी बातें मतलब जो किताबी ढंग से लिखा रहता है ना, ऐसा ही नोट्स वाइज। मार्केट इज सेड टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स ऑपरेट फ्रीली टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट उसी को कहते हैं जहां पर डिमांड सप्लाई फोर्स फ्रीली ऑपरेट होता है। ठीक है, मतलब मार्केट में डिमांड भी फ्री, मार्केट में सप्लाई भी फ्री। ठीक है, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि भाई कितना डिमांड करना है, कोई नहीं बोलेगा कि भाई कितना सप्लाई करना है, जो नेचुरल है। जैसे फेस्टिव सीजन में डिमांड भी ज़्यादा, सप्लाई भी ज़्यादा। हाँ सर, जब फेस्टिव सीजन होता है कलेक्शन ज़्यादा मिलता है, फेस्टिव चला जाने के बाद मार्केट में डिमांड फॉल करते हैं। फेस्टिव में आपको कुछ स्पेशल चीज़ें देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल सीजन में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फेस्टिव में थोड़ा यूनिक चीज़ें भी बिक जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिमांड होते हैं, अलग अलग लोग शॉपिंग करने आते हैं,
जो कभी नहीं आता वो भी आते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फेस्टिव के टाइम पे डिमांड हाई तो सप्लाई भी हाई। जब जब नॉन फेस्टिव टाइम होते हैं उस टाइम पे भी मार्केट चलता है रेगुलर चीज़ों के लिए, ठीक है, नॉर्मल नीड के लिए, बट उस टाइम पे भी मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये एक ऐसा मार्केट है कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, जब फोर्सेस जो है ना मार्केट का, मार्केट एक फोर्स में चलता है, लोगों के ज़रूरत का फोर्स। ये फोर्स कहाँ से आता है? ज़रूरत के फोर्स है। कल आपके घर में कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, आप उनको लेके शॉपिंग में चलते हो, आपके घर के बगल में ही हो या कोलकाता में हो या दिल्ली में हो, मुंबई में हो, तो अगर घर में रिलेटिव्स आते हैं तो मार्केट में स्पेशल डिमांड, जैसे फेस्टिव सीजन में होता है ना, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, फेस्टिव्स में कस्टमर मतलब घर में रिलेटिव्स आते हैं, उनको लेके शॉपिंग जाते हैं, ऑटोमेटिक मार्केट डिमांड बढ़ता है। क्या रे, सही ना? बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे देखो, ये देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है, अपना कोलकाता का न्यू मार्केट एरिया ना ऑलमोस्ट ऐसे ही देखने में है। हाँ, थोड़ा सा इतना स्पेस है कि नहीं, नहीं इतना स्पेस नहीं है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ देखने में है। ये मार्केट कहाँ का है आई डोंट नो, बट कोलकाता में न्यू मार्केट एरिया ना ऑलमोस्ट ऐसे ही, ये फॉरेन में ही होगा कहीं पर, ठीक है, होगा पेरिस मेरिस, मुझे नहीं पता, बट वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है सर, ठीक है। ये इंडिया में भी हो सकता है, आई डोंट नो। ये देखो सर, शॉपिंग जब से ही फेस्टिव सीजन आता है डिफरेंट रीजन में कस्टमर बढ़ जाता है। क्यों? डिमांड बढ़ जाता है, लोगों का नीड बढ़ जाता है, फोर्स, इसको बोलते हैं मार्केट फोर्स। तो मार्केट फोर्स का ना अलग अलग रीजन होता है, ठीक है, तो ये एक रीजन होता है मार्केट फोर्स का। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का क्या है ना, वो एक फोर्स क्रिएट करके चलता है, और फोर्स क्या है? फ्रीली टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। प्रोडक्ट का दाम क्या होगा वो फ्रीली डिटरमाइन हो जाएगा मार्केट फोर्स के हिसाब से। दिस मार्केट प्राइस इज यूनिफॉर्म फॉर द होल मार्केट, और जो भी दाम होगा ऑलमोस्ट सबके लिए सिमिलर टाइप का होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। there is no restriction on entry, there is no restriction on entry, no product differentiation, प्रोडक्ट भी ज्यादा अलग कुछ नहीं होता। आप जस्ट बोलो ना, फ्लावर मार्केट में अलग फ्लावर क्या होता है? हाँ, गेंदा फूल सबके लिए गेंदा फूल ही होगा ना, किसी के लिए बोलेगा नहीं ये गेंदा है, ये स्पेशल गेंदा, ये पावरफुल गेंदा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मेरी गोल्ड रे बाबा, हाँ, अरे समझते हो ना आप लोग, ठीक है। तो फ्लावर सभी के लिए सिमिलर होगा। वेजिटेबल्स, हाँ, अगर किसी को क्या बोलते हैं, भिंडी लेना है, लेडीज फिंगर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, किसी को भिंडी लेना है, किसी को परवल लेना है, मतलब पॉटल जिसको बंगाली में बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो भिंडी लो, पॉटल लो, आलू लो, प्याज लो, सबके लिए सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही होगा ना। तो इसलिए बोलते हैं नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड नो मार्केट कंसेंट्रेशन। मतलब मार्केट किसी एक चीज पे कंसेंट्रेशन नहीं रहता, डिफरेंट चीजें बेचते हैं, और कोई एक उसी चीज में घुसा हुआ है ऐसा नहीं है, सभी को ही है, सभी के पास ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें मिलता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन है। मार्केट इज सेड टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव व्हेन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑपरेट फ्रीली टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। The market price is uniform for the whole market and there is no restriction on entry, no product differentiation and no market concentration. Is this point clear, sir? प्लीज बताओ सर, परफेक्ट कंपटीशन किसको कहेंगे, समझ Yes, में आ रहा है? yes, sir. ओके सर, आगे बताते हैं, चलो। अच्छा, कुछ कैरेक्टर है सर, इसका कैरेक्टर को याद रखिएगा, बड़ा वाइटल कैरेक्टर है सर। परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होगा, मतलब सेल करने वाले बहुत सारे, खरीदने वाले भी बहुत सारे, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर रहे हैं ना, जैसे मार्केट के बारे में तब से बताया जा रहे हैं। In a perfectly competitive market, there are large number of buyers and sellers, and each demand and supply is small part of the total market demand and supply of the product. Each demand and supply is a small part of the total market demand and supply of the product. ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई है ये टोटल मार्केट के हिसाब से बहुत ही कम है, ठीक है। मार्केट में बहुत अमाउंट का बिजनेस होता है, मतलब पर डे डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, बट ऐसे मार्केट जैसे न्यू मार्केट छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, फ्लावर्स मार्केट हो या फिर इस तरह का मार्केट, डेली लाखों करोड़ों का बिजनेस हो जाता है, लाखों करोड़ों का, मतलब लाख तो 2 मिनट में निकल जाएगा, करोड़ों का डीलिंग्स होता है डेली। लेकिन इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए, मानो कि ये कस्टमर इस दुकान में पहुंचते हैं, हो सकता है कि सिर्फ 50 रुपीज ही लेगा, 50 रुपीज का प्रोडक्ट या 100 रुपीज का प्रोडक्ट या जोर से जोर 500 का प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर देखो ना, पूरा मार्केट मिला के करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, पूरा मार्केट मिला के करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। तो बस यही बात कहना चाहता है सर, यही बात कहना चाहता है कि as each demand and supply is a small part of the total market demand and supply. As a result, no single buyer or seller is able to influence the market price. कोई एक पर्टिकुलर सेलर या फिर कोई एक पर्टिकुलर बायर
प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि मैं ज़्यादा दाम देके प्रोडक्ट लेके चला जाऊंगा, तो मैं प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा दाम दूंगा तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दो, नहीं, कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा। ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, ठीक है, ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, ठीक है। एज ए रिजल्ट नो फार्म इज इन डोमिनेंट पोजिशन, कोई डोमिनेट नहीं करता है यहाँ पर कि भाई ये बड़ा प्लेयर है, ठीक है, कोई डोमिनेट नहीं करेगा ऐसे मार्केट में to influence the market price of the product. So the farm will accept the price decided by the whole market. फार्म को वही दाम लेना पड़ता है जो पूरा मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है। ये कैसे डिसाइड करता है इसके बारे में मैं लास्ट वीक भी चर्चा किया था, आज भी फिर से चर्चा करूंगा अभी कुछ ही देर में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड ग्राफ के साथ, मतलब कार ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा। जस्ट वेट सर, ठीक है, जस्ट वेट विथ पेशेंस। होमोजेनस प्रोडक्ट सर, होमोजेनस प्रोडक्ट सर, व्हाट इज होमोजेनस प्रोडक्ट सर? होमोजेनस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। होमोजेनस मतलब होता है सिमिलर कैटेगरी, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी में वैरायटी नहीं होगा, वेजिटेबल में वैरायटी होगा, फ्लावर्स में भी वैराइटीज होगा, फ्रूट्स में भी वैराइटीज होगा, बट फ्रूट्स तो फ्रूट्स है ना, वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स है ना, बस ये बात है होमोजेनस। मतलब आप वेजिटेबल के साथ फोन नहीं बेच सकते, ठीक है आप समझ रहे हो ना सर? वेजिटेबल है तो वेजिटेबल, वेजिटेबल के साथ फोन नहीं आएगा, वेजिटेबल के साथ नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है, डेटा डेटा पैक नहीं बेचोगे, ठीक है। अगर ऐसा बेचोगे तो फिर वो हो जाता है हेट्रोजेनस, क्या बोलेंगे उसको? हाँ सर, जहाँ वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट एक साथ बिकता है उसको क्या बोलेंगे? मतलब दोनों प्रोडक्ट का कोई लिंक नहीं है, उसको बोलेंगे हेट्रोजेनस प्रोडक्ट। और होमोजेनस मतलब सिमिलर काइंड ऑफ। इन दिस ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस एंड सप्लाई आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। सब्जी वाला, हाँ किसी के पास हो सकता है कि कोई स्पेशल फ्रूट्स है इसके पास नहीं है, कोई इमली बेच रहा है तो कोई कामरांगा बेच रहा है। कामरांगा जानते हो, वो भी एक खट्टा होता है, बंगाली में हम लोग कामरांगा बोलते हैं, स्टार फ्रूट्स भी बोलते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो हो सकता है, तो लेकिन दोनों ही खट्टा फ्रूट्स है, दोनों ही शावर है, मतलब दोनों का टेस्टी शावर होता है। तो ऑल फर्म्स प्रोड्यूस एंड सप्लाई आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स आर दस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। सारा का सारा प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी है, ठीक है, मतलब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट बन के मार्केट में आ जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ना होमोजेनस प्रोडक्ट होता है। सर फ्री एंट्री एग्जिट, हाँ सर फ्री एंट्री एग्जिट, बिल्कुल फ्री एंट्री एग्जिट है। मतलब आप किस मार्केट में एंटर करोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है, बायर्स के हिसाब से और सेलर के हिसाब से भी, ठीक है। ऐसे सेलर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मानो कि आज आपके मन हुआ कि आप गाड़ी बिजनेस करोगे, मतलब कार मैन्युफैक्चर में आओगे, या डेटा पैक मैन्युफैक्चरिंग में आओगे, मतलब नेटवर्किंग बिजनेस करोगे, इतना आसानी से नहीं आ पाओगे सर। कार मैन्युफैक्चरर मतलब ऑटोमोबाइल, या फिर आपके मन में चल रहा है कि नेटवर्क बिजनेस करना है, लाइक जियो के साथ कंपटीशन करना है, आ जाओगे क्या? हाँ सर, कल मन हुआ जियो के साथ कॉम्पीट करने के लिए, एयरटेल के साथ कॉम्पीट करने के लिए, आ जाओगे? इतना आसान है क्या? पैसा की भी ज़रूरत है, लाइसेंस भी इतना इजीली नहीं मिलता। लेकिन अगर कल मन हुआ कि मेरे को सब्जी बिजनेस करना है या फ्रूट्स का दुकान लगाना है, दे सकते कि नहीं दे सकते? अरे बोलो, यस सर। है ना, आराम से दे सकते हैं। फ्रूट्स मार्केट से याद आया, कोलकाता का फ्रूट मार्केट देखोगे, बहुत बड़ा है, इसका नाम है सर मेचुआ बाजार। पूरा भारत का फ्रूट्स इधर आ जाता है, मेचुआ फ्रूट मार्केट, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा फ्रूट्स मार्केट है। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा फ्रूट्स मार्केट यही है। ये देखो सर, ये बंगाली में लिखा भी हुआ है, एशिया सब থেকে বড় ফলের बाजार। ये देखो, देख रहे हैं सर, और भी है ऐसे। कोलकाता ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा है, मतलब शहर है ईस्टर्न इंडिया का, ये भी एक रीज़न है। और एक टाइम पे भारत का कैपिटल भी हुआ करता था, और ईस्ट इंडिया का बहुत बड़ा है, ऐसे ट्रक भी आता है, ठीक है। ये मेचुआ मार्केट बोलते हैं, यहाँ पर सारा का सारा फ्रूट्स का दुकान, हाँ ड्राई फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स, यहाँ सब पेटी में बिकता है सर। 16 kg का पेटी होता है, ठीक है, कम से कम ऐसा दाम होता है। मैं एक बार गया था, मैं सोचा था सस्ते में लेके आऊँगा, दे ही नहीं रहा है, बोले नहीं लेना है तो 16 kg लेना है। अरे 16 kg क्या करेंगे? बोले बाहर से ले जाओ, मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। हमने अच्छा ऐसा बात है क्या? मतलब यहाँ पर किसी को खुचरा बिकता भी नहीं है, वो मतलब जो लोग ये बिजनेस करते हैं ना इसके अंदर, सब होलसेलर है सर, सब सब होलसेलर है। ये देखो ऐसे ऐसे इस तरह का ये मिलता है, ग्रेप्स मिलता है, ग्रेप्स देख रहे हो ना सर, ये ग्रेप्स, ठीक है, इस तरह से ग्रेप्स मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बंगाली में? अंगूर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लेना है तो इतना पूरा लेना है, ठीक है तब जाके आप लेके आ सकते हो। कभी अगर मौका मिले ना, ये सब कोविड वगैरह का प्रॉब्लम छोड़िए, थोड़ा थोड़ा क्राउडेड एरिया होता है सर, ठीक है,
कोरोना का प्रॉब्लम जब चले जाए ना, विजिट कर सकते हो सर, बड़ा मजा आएगा। फ्रूट देखोगे और पागल हो जाओगे, सर क्या बात करते हो, फ्रूट्स देख के, हाँ सर बड़ा मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। फ्रूट्स और फ्लावर्स देख के इंसान को मजा आएगा, चाहे खा के मजा हो ना हो, ठीक है, ऐसे फ्रूट्स खाने में भी मजा आता है। तो बात क्या है सर, फ्री एंट्री एग्जिट, आप चाहो तो ऐसे मार्केट में आ सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो in perfect competition there are no restriction the entry of new firms into the market and on exit of the existing firms from the market। मतलब जो ऑलरेडी था वो भी आसानी से उसको मन हुआ, बहुत कर लिए बिजनेस, अभी निकलना है तो निकल जाओ। लेकिन आपका मन हुआ, आज नेटवर्क का बिजनेस करते थे लाइक जियो जैसा, या गाड़ी का बिजनेस करते थे और कल बंद कर दिए, इतना आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, ऐसा भी होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहा है in the short run, then in the long run new firms will enter the market and thus to compete with the profits। मतलब शुरू शुरू में कोई कोई बहुत प्रॉफिट करता है, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं ना, और भी लोग आ जाते हैं उसी बिजनेस में, फिर जो पुराना फार्म है ना उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। ऐसा तो होता है ना, मानो कि आपने एक न्यू मार्केट देखा और दुकान लगाया, शुरू शुरू में बहुत अच्छा कमाया, आपको देख के और भी 2-4 जन दुकान खोल लिया, जैसे आप बाकी लोग आ गए आपका प्रॉफिट बांट गया सर, आपका प्रॉफिट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब आप पहले जैसा प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो शुरू शुरू में शॉर्ट रन में इस तरह का मार्केट में ना बड़ा अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं बिजनेस, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे कई बार नॉर्मल प्रॉफिट ही रह जाता है या फिर लॉस मेकिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टर सामने आ जाता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट भी करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी करते हैं, लॉस भी होता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? एकदम बिल्कुल, आपको समझ में नहीं आया सर? ये फ्री एंट्री एग्जिट के चक्कर में सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस कैसे हो गया? मतलब बात ऐसा है कि पहले मानो कि ये मार्केट में और कोई नहीं था, आपका ही सिर्फ अकेला का अंगूर का दुकान था, ठीक है, आपका ही सिर्फ संतरा का दुकान था। बट जैसे ही आपका मार्केट अच्छा चलने लगा, बाकी और भी लोग आ गए, क्योंकि एंट्री में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पहले सिर्फ आप अकेला बिजनेस करते थे, अब आप अकेले नहीं हो, आपके जैसा और भी 10-15 जन आ गया मार्केट में, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, तो आप भी बैठ, दूसरे लोग भी बैठ गए, तो फिर धीरे धीरे आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना सर? अरे बोलो हाँ या ना, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो शुरू में आप ज्यादा प्रॉफिट Yes, करोगे, sir. यस सर ना, शुरू में आप ज्यादा प्रॉफिट करोगे, तो उस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट भी बोल सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। स्टार्टिंग में, शॉर्ट रन में, स्टार्टिंग सिचुएशंस में ना ऐसे बिजनेस में सुपर प्रॉफिट हो जाता है, अगर मार्केट में अच्छा डिमांड होता है ना, बढ़िया कमा लेते हैं लोग। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में थोड़ा कुछ दिन बाद जैसे और भी लोग आ गया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर लॉस में भी जा सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, लॉस जाने का पॉइंट बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, वो पूरा मार्केट सिनेरियो बदलने से ऐसा होता है, बट होता है, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट भी करता है तो बिजनेस लॉस भी करता है, समझना पड़ेगा बात को, लेकिन शुरू शुरू में सुपर प्रॉफिट भी करते हैं, ये बात भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस सब बिजनेस का क्या है, कैरेक्टर है परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस का, कि शुरू में सुपर प्रॉफिट कर लेगा, बाद में नॉर्मल प्रॉफिट कर लेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लॉस की तरफ भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है, और इसका मेन रीजन है फ्री एंट्री एग्जिट, इसका मेन रीजन है फ्री एंट्री एग्जिट, किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि आम आदमी का मार्केट है ना सर, आम आदमी, यहाँ पर कोई रिलायंस टाटा बिरला नहीं है कि बहुत पैसा है कंपनी खोल लिया, हमारे पास नहीं है तो हम नहीं खोल सकते, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज, सबको परफेक्ट नॉलेज होता है, जो ओनर है मतलब जो सेलर है उसको भी और जो बायर है उसको भी, पहले ही बोला आपको। परफेक्ट मोबिलिटी, ये मार्केट हमेशा चलता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट बंद है। हाँ सर, अरे सर बोलो, फूल मार्केट, फ्लावर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, मसाला मार्केट, हाँ सर, कभी बंद हो सकता है क्या? ऐसा मार्केट चलेगा नहीं, No, ऐसा हो sir. सकता है क्या? आज कोई दुकानदार है तो कल कोई दूसरा दुकानदार होगा, बट मार्केट तो चलेगा। हाँ सर, मार्केट तो बढ़िया चलेगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, मार्केट को कौन रोकता है, मोबिलिटी पूरा रहेगा। मसाला मार्केट भी देखो सर, मसाला मार्केट कोलकाता का बड़ा बाजार में है, बड़ा मार्केट है सर, तेल का मार्केट, इसलिए तो बड़ा बाजार एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट माना जाता है आज भी। अभी थोड़ा फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे स्पाइसेस मसाला का भी होलसेल चलता है बड़ा बाजार के अंदर, ठीक है। बहुत बार विजिट किया एक्चुअली, बचपन से ट्रांसपोर्ट है ना सर घर का, मतलब पापा चाचा ट्रांसपोर्ट संभालते हैं, अभी भी संभालते हैं, तो मैं जब
छोटा मतलब कॉलेज तक कभी कभी जाता था बहुत ज़्यादा, अभी आजकल टाइम नहीं मिलता मुझे, बट एक ज़माने तक मैं रेगुलर बड़ा बाजार विजिट करता था, रेगुलर। तो जो भी मार्केट होता था, कभी तेल का मार्केट, कभी कपड़ा का मार्केट, कभी मसाला मार्केट, देखता था। ठीक है, अभी भी ये मैम के फैमिली में ना अभी भी ये सब चीज़ों का बिजनेस होता है, तो मैम का भाई देखते हैं तो उनके साथ भी कभी कभी विजिट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे को नॉलेज हो जाता है, और कुछ नहीं, आप लोगों को पढ़ाने के टाइम पे काम आ जाता है। ठीक है, तो वो बार्गेन करता रहता है, मैं देखता रहता हूँ खड़े होके। मैं भी कभी कभी बात कर लेता हूँ कि दादा क्या चल रहा है दाल का भाव, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं होता पर फिर भी पूछता रहता हूँ, क्यों? नॉलेज के लिए, और क्या काम है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, ये देखो ड्राई मसाला, इसमें हल्दी है, सिनामोन, मतलब ये सिनामोन जानते हो ना सर, इसको क्या बोलते हैं बंगाली में? हिंदी में दालचीनी बोलते हैं, दालचीनी, तेज पत्ता, सूखा मिर्चा, और भी क्या क्या है सर। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ें मिलता है ऐसे मार्केट में। और कोलकाता में बहुत फेमस मसाला मसाला मार्केट है सर, कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। सर क्या बात करते हो, हर चीज़ में विजिट करना ज़रूरी है क्या? सर बस इतना कहना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको कंप्यूटर में वर्चुअली, ये चीज़ जब आंखों देखी देखोगे ना, आंखों देखी समझते हो? एक फेमस मूवी है आंखों देखी, हाँ देखे हो क्या? किसका है जानते हो? फेमस एक बिहार का एक बड़ा फेमस बॉलीवुड एक्टर है, उसका नाम है संजय मिश्रा। मैडम बहुत पसंद आता मुझे, जो भी मूवी में रहता है ना चार चांद लगा देते हैं। नाम सुना है रे शालिनी? संजय मिश्रा को जानते हैं ना? हम्म। No, sir. सर थोड़ा दाढ़ी रहता है सर, वो हीरो टाइप मूवीज नहीं करता, कैरेक्टर वाला मूवीज करते हैं, देखे होंगे, बहुत सारा मूवी किए हैं। ठीक है, बॉलीवुड में काम करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और नेशनल अवार्ड वाला मूवी में काम करता है संजय मिश्रा, बहुत अच्छा मूवी करता है। इसका एक मूवी है आंखों देखी, ओ हो क्या मजा आ गया मूवी देख के। मतलब उसका मूवी में कैरेक्टर ऐसा है, बनारस का उसमें बना है, बनारस का पूरा पे में, कि जब तक आंखों में देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। तो मज़ा आ जाता है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ आप भी आंखों देखी कर लो, समझ में आएगा सर। ये किताबी बात ना, मतलब क्या बोलूँ सर, दिल पे छप जाएगा। जो किताब में पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं वर्चुअली गूगल में, वो जब आंखों में भी देख लेंगे ना, तो मार्केट नॉलेज सब ना, मतलब सर के अंदर बैठ जाएगा सर। ठीक है, सर्वे करो, रिसर्च करो, मज़ा आ जाता है। ऐसे दिल्ली में एक बार लहंगा मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि सर क्या लहंगा मिलता है दिल्ली में। ठीक है, अपने कोलकाता में भी है, बट दिल्ली लहंगा मार्केट देखने लायक है सीरियसली, देखोगे। चलो, इस सब परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है, इसलिए ले रहा हूँ। एक से बढ़कर एक आपका जो डिजाइनर वाले हैं ना, मनीष मल्होत्रा। ठीक है, ये देखो चांदनी चौक में है। ठीक है, कोलकाता में अपने बड़ा बाजार में है, बट कोलकाता वाला मार्केट इतना बड़ा नहीं है, बिकॉज कोलकाता लहंगा के लिए ठीक ठाक है, बट उतना भी नहीं चलता जैसे दिल्ली में चलता है। ठीक है, 3,500 से लेके 85,000 तक का है, किसी के पास 450 रुपये में भी लहंगा मिलता है। आप समझ सकते हो सर, 450 में लहंगा मैं तो कभी नहीं सोचा था, मेरे को तो लगता था 2.5 लाख के नीचे लहंगा नहीं होता। बट आजकल रिसर्च करके पता चला है कि सर ये लहंगा में भी काफ़ी सारा वैरायटीज होते हैं, कपड़ा का कॉन्सेप्ट होता है। तो यू नीड ए नॉलेज, ठीक है, कि एक लहंगा क्या दाम में आ सकता है, लहंगा का वैरायटीज क्या होता है, क्या कपड़ा से बनता है, डिजाइनर लहंगा क्या होता है। ऐसे इनका लहंगा तो डिजाइनर को कॉपी करते हैं ये लोग, मनीष मल्होत्रा को, और भी फेमस फेमस डिजाइनर है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहा था, बहुत बड़ा मार्केट है सर। और इंडियन शादी ब्याह में तो सर बहुत बड़ा मार्केट है ये। आजकल बंगालीज में भी बहुत फेमस हो गया लहंगा, स्पेशली शादी के दिन बनारसी लहंगा भी मिलता है। और बनारसी लहंगा को छोड़ दो यार, मतलब नॉर्मल रिसेप्शन में भी लहंगा पहनते हैं। आप लोगों को नॉलेज ज़्यादा है मेरे से। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो मार्केट सर। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट कंपटीशन का जीता जागता एग्जाम्पल है। ये देखो ये बनारसी लहंगा है, मेरे को नॉलेज है सर, एकदम नॉलेज है। देखो आप, काफ़ी नॉलेज मिल जाता है। एक कभी कभी मैम देखते हैं, तो मैं मैम के साथ साथ कभी देखते हैं ये क्या है, तो मैम को पूछता हूँ, तो फिर मैम अपना देखते रहते हैं, तो मैं इसका रिसर्च करता रहता हूँ। अच्छा कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ मार्केट है, कौन कौन कंपनीज है, कौन बनाते हैं, कितना सारा मतलब सेलर है, इसका क्या मार्केट हो सकता है, पूरा इकोनॉमी रिसर्च बना लेता हूँ। इसमें क्या होता है, मेरे दिमाग में छप जाता है, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर पढ़ाने के टाइम पे भी काम आता है। कोई कभी पूछ लेना, बिजनेस आइडिया के लिए भी काम आ जाता है। ठीक है, मेरा काफ़ी सारा स्टूडेंट लोग बिजनेस करता है सर, डिफरेंट चीज़ों का, तो उनको आइडिया दे देता हूँ। कितना सारा स्टूडेंट सर ये आइडिया लेके आज सर क्या क्या है, मतलब इनकम भी कर रहा है, बिजनेस में भी सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, कम से कम 10-15 जन तो एंटरप्रेन्योर बन गया है सर, उनके पास अभी 4-4 5-5 लोग काम भी करते हैं। ठीक है, तो मैं बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, आइडिया अगर मेरे अंदर जनरेट होता है, क्योंकि मैं
पढ़ाने के टाइम पे रिसर्च करता हूँ और स्टूडेंट को शेयर करने से वही चीज़ उनके लिए लाइफ में बड़ा काम आ जाता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। यही सब रीज़न है, इसीलिए आप लोगों को भी बोलने में सुविधा होता है। और क्या बताऊं सर, तो परफेक्ट मोबिलिटी, कौन बंद करेगा ऐसे मार्केट को? इंडिया में शादी ब्याह थोड़ी ना बंद होगा। हाँ सर, शादी ब्याह कभी बंद होगा? लहंगा का डिमांड कभी कम होगा सर? आप बताओ। हाँ, नो सर। कभी बंद नहीं होगा। हाँ, चाहे हम लोग कितना भी वेस्टर्न कल्चर का बन जाए, अभी वेस्टर्न लोग तो भारत का लहंगा पहन के शादी कर रहे हैं, देखे होंगे आप लोग। हॉलीवुड वाले इंडियन लहंगा पहन के शादी कर रहे हैं। और क्या चाहिए? अब सोचो क्या क्या मार्केट बन रहा है इसका। तो इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना मोबिलिटी बहुत होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी कर रहा है, परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, थोड़ा लड़कियों वाला मार्केट का भी मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसाला ये सब में आप लोग बोर हो जाते होंगे, तो मैं सोचा कि लहंगा भी बता देते हैं। कॉस्मेटिक्स का भी खबर रखता हूँ सर, बताऊंगा कभी। ठीक है, ये क्या क्या कॉस्मेटिक्स में कौन कौन कंपनीज आया है, किसका किसका कंपनी है, ये नायका का रिसर्च करते हैं सर, शेयर मार्केट क्लास में पढ़ाता हूँ। शेयर मार्केट में नायका का आईपीओ आया था। नायका जानते हो ना आप लोग? अरे, नायका का नॉलेज है ना आप लोगों को? FSN कॉमर्स बोल के एक बहुत बड़ा कंपनी है, नायका बोल के एक कंपनी बनाया सर, ऑनलाइन मतलब ब्यूटी कॉस्मेटिक सेलिंग कंपनी। ठीक है, तो इसका रिसर्च कर रहे थे, तो कॉस्मेटिक्स का मार्केट के बारे में नॉलेज ले रहा था, इसमें क्या क्या कॉस्मेटिक्स बन सकता है, क्या क्या चीज़ें, तो इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा था। दैट इज ऑल्सो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म प्राइस, ऐसे मार्केट में नॉर्मली प्राइस जो है यूनिफॉर्म लेवल में चलता है कि सभी के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता। बहुत कम केसेस दिखता है जहाँ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन है, बट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एज सच कुछ नज़र नहीं आता सर। एंड इस मार्केट का सबसे बड़ा कैरेक्टर जो आपको मैं शुरू से बोल के आ रहा हूँ सर, इस मार्केट का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है कि फार्म और कंपनीज आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट द प्राइस मेकर्स। अभी ही प्रूव करना है आपको, यही चीज मुझे आपको प्रूव करके दिखाना है कि क्यों ऐसा बात करता है कि इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फार्म इज प्राइस टेकर। जो फार्म है वो प्राइस लेता है, मतलब वो सिर्फ लेता है, मतलब जो इंडस्ट्री डिसाइड करके देता है उसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। खुद का दाम नहीं लगा सकते, खुद से दाम नहीं चूज कर सकते। इंडस्ट्री जो चूज करके देगा वही उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही इसका इस मार्केट का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, और इसी को आगे लेके बात करना है मुझे। इसमें शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों होता है। ठीक है, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फार्म में अर्न सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस। 2 मिनट पहले ही आपको मैं बताया कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फार्म सुपर प्रॉफिट भी करता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी करता है, और फार्म लॉस में भी जा सकता है। इसके ऊपर आगे का चर्चा रहेगा सर कि कैसे ऐसा होता है। इन शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन फार्म विल अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में फार्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन में ये तीनों हो सकता है। शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट भी होता है, नॉर्मल भी होता है, लॉस भी होता है। बट लॉन्ग रन में अगर कोई टिक गया ना तो सुपर प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही करेगा। लॉन्ग रन में ऐसे बिजनेस हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही करता है। ठीक है, और इसका ग्राफ देखने में कुछ ऐसे होते हैं, ये जो फार्म होता है इसका ग्राफ कुछ ऐसे देखने में होता है लॉन्ग रन में सर। लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू का इक्वल्स टू लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एंड देयर विल बी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब जो इसका आउटपुट निकलते हैं ना वो हमेशा मिनिमम कॉस्ट में ही रेडी हो जाता है, ये कोशिश हमेशा रहता है। तो एक लॉन्ग रन में लंबा समय के लिए, मतलब 2 साल 4 साल 5 साल में अगर कोई फार्म टिक गया ना बिजनेस, तो उसका ग्राफ देखने में एकदम सिंपल देखने में होता है, बट लॉजिक है इसके पीछे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, और इसका लॉन्ग रन का बात कर रहे हैं सर। लॉन्ग रन में इसका एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट प्राइस, सब मैच कर गया। ठीक है, और वही उसका डिमांड कर्व भी बन जाता है, मतलब दिस इज इज डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व भी है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है, ये प्राइस भी है। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग रन में कोई भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, लाइक वेजिटेबल मार्केट में जो है, सब्जी मार्केट में, फ्लावर्स मार्केट में, फिश मार्केट में, लहंगा, नॉर्मल लहंगा मार्केट, डिजाइनर लहंगा नहीं, डिजाइनर लहंगा मतलब कि मनुष्य मल्होत्रा टाइप का, वो मोनोपोली ऑलिगोपोली में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसका नहीं है सर। नॉर्मल दिल्ली वाला चांदनी चौक वाला लहंगा मार्केट या कोलकाता बड़ा बाजार वाला लहंगा मार्केट, ठीक है, ये सब में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम पैरालाइन में चलता है।
ऐसा क्यों, आपको मैं आगे आगे बताऊंगा सर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, प्रूव करना है सर, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मतलब ऐसे बोलने से थोड़ी ना होगा कि ऐसा होता है, रट लूंगा क्या, रट्टा लगा के जिंदगी निकल जाता है लोगों का, बट दिमाग में कब घुसेगा फिर, हाँ। रटते रटते पागल हो गया। मतलब हम लोग बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत फेमस नोवेल पढ़े थे, आप लोग पढ़े हो कि नहीं आई डोंट नो, इसका इंग्लिश में भी बड़ा बात करते हैं सर, रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसका नाम है, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, जो लोग बंगाली में पढ़ा लिखाई करते हो, ठीक है। नाम है सर तोता कहानी, सुने हो कभी? हाँ, शालिनी को तो नहीं पता होगा, बट सोमोनीता सोमोदीप को पता हो सकता है, तोता कहानी। सोमोनीता सुने चीज नहीं, तोता कहानी हाँ सर। है, बोल ली ना बोल ली? ना। ओके, ये तोता कहानी कुछ ऐसा बात है, तोता कहानी मतलब किसी तोता मतलब सर टिया को, मतलब ये जो क्या बोलते थे, पैरोट, हाँ, पैरोट को तोता बोलते हैं बंगाली में, ठीक है। तो ये तोता जो होता है, इसको जो सिखाया जाता है वो बोलता है ना सर, खुद से थोड़ी ना कुछ बोलता है। हम्म। तो एग्जैक्टली exactly, वो तोता कहानी का कॉन्सेप्ट में इसी तरह बोला गया कि आज के डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम या लोगों का जो एजुकेशन लेने का कॉन्सेप्ट है, उसमें ना वो कुछ ऐसा ही है, रट्टू तोता जैसा, जो सिखाया जाता है बस उसी को बक बक करता रहता है और खुद को नॉलेजेबल सोचता है। इनोवेशन कुछ नहीं है, कुछ जानना भी नहीं चाहता, क्यों सवाल ही नहीं करता, वाई हाउ सवाल होता ही नहीं है मन में। अच्छा बोल दिया, अच्छा ठीक है। स्ट्रेट लाइन होता है एवरेज रेवेन्यू, अच्छा ठीक है। अच्छा परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस इक्वल होता है, अच्छा ठीक है चलो मान लेते हैं, लिखा है ना किताब में, किताब में लिखा है ना तो मान लेते हैं ना, दिमाग काय को लगाना, बस रट लिया ऐसे तोता कहीं सवाल नहीं करते, क्यों, ऐसा क्यों, हाँ, हाउ वाई, क्यों, ऐसा कभी नहीं पूछते। यही तो प्रॉब्लम है, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के साथ मतलब डब्बा मार का एजुकेशन का ही फर्क होता है। क्वालिटी एजुकेशन, जैसे आज कोई भी कंट्री, जापान को देख लो, जापान का गाड़ी देख के इंडिया का यूथ खुश हो जाते हैं, हाँ भाई हमको तो होंडा का कार अच्छा लगता है हमें तो हुंडई का कार अच्छा लगता है। अरे भाई क्यों अच्छा लगता है, कभी सोचा है क्या, हाँ, कि मेरे को होंडा अच्छा लगता है, हुंडई अच्छा लगता है, मारुति सुजुकी अच्छा नहीं लगता, टाटा अच्छा नहीं लगता, होंडा अच्छा लगता है, हुंडई अच्छा लगता है, टोयोटा अच्छा लगता है, ये सभी जापानीज कंपनी है। अच्छा क्यों लगता है सर, क्या कुछ अलग चीजों से बनता है जो दुनिया के बाहर मिलता है, हाँ, कोई ऐसा चीजों से बनता है क्या होंडा हुंडई टोयोटा का कार, जो टाटा और मारुति सुजुकी नहीं बना सकता, सब यही इसी दुनिया की चीजों से बनाया जाता है। तो फिर फर्क क्या कर देते हैं सर, जापानीज टेक्नोलॉजी, जापान का टेक्नोलॉजी, जापान का सोच, जापान का एक सिंपल वे में नॉलेज, उसका नॉलेज, उसका इनोवेशन प्रोडक्ट के प्रति, वो उसको अलग कर देता है। इसीलिए लोग कहते हैं नहीं होंडा का कार अच्छा है, हुंडई का अच्छा है, अपना वाला नहीं, क्योंकि अपना नॉलेज कम है ना उस फील्ड में, ठीक है तो यही बात है सर, यही बात है, नॉलेज करो तब जाके क्वालिटी चीजें भी बना पाओगे। क्वालिटी क्वालिटी लाने के लिए ना नॉलेज जरूरी है, बस इसीलिए हमेशा सवाल करो मन में, ठीक है, सवाल करोगे तो सही जवाब ढूंढ पाओगे, नहीं तो बस लिखा है रट लेते हैं, रटो, कौन मना करता है। जॉब ढूंढ के भी जॉब नहीं मिलता लोगों को आजकल। अच्छा आगे देखो सर, परफेक्ट कंपटीशन एग्जांपल्स में किसी किसी का मानना है ये क्रिटिसाइज किया गया है, मैं समझाऊंगा अभी 2 मिनट में कि ये ग्राफ ऐसे देखने में क्यों होता है, कि क्यों ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे डिमांड का एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस सब मैच कर गया लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में। बट कुछ कुछ किसी किसी का मानना है कि परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट रियल लाइफ में देखा नहीं जाता, ये जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनका मानना है। बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मीथ बिकॉज एट दी एजम्पशंस, कुछ ऐसे एजम्पशंस है, ठीक है, कुछ ऐसे एजम्पशंस है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन मतलब on which this system is based are never found in the real world market conditions, but we can take some examples, that is agriculture and share market, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केट भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, शेयर मार्केट भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, बट उसमें तो सबका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें किसी किसी का मानना है कि कुछ कुछ मार्केट में, जैसे नॉर्मल परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सबको नॉलेज होता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, बट
एग्रीकल्चर मार्केट में भी है कुछ कुछ, लेकिन कुछ कैरेक्टर मैच नहीं करता, ठीक है। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन भी दिखता है एग्रीकल्चर में, हाँ, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन दिखता, प्राइस यूनिफॉर्म ऑलवेज नहीं होता, परफेक्ट मोबिलिटी तो है, ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी है, बट परफेक्ट नॉलेज ऑलवेज नहीं शो करता, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल देखने को मिलता है। तो किसी किसी का मानना है, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रियल लाइफ में एकदम जैसे बोला गया है कॉपी बुक नहीं होता, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा बहुत मानता हूँ, बट एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। अच्छा, फार्म्स एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, फार्म्स डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो अभी मैंने दिखाया आपको, ये है ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना सर। वर्टिकल कैसे होते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, बट ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, क्यों बताते हैं ना, रुको। होता है ये तो समझ गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया, बट रीजन नहीं बताया, ठीक है, बताएंगे, रीजन भी बताएंगे साहब। तो farms and industry curve in perfect competition, farms demand curve will be horizontal demand curve, but industry demand curve will be negative slope. industry का डिमांड नेगेटिव होगा, बट फार्म का डिमांड हॉरिजॉन्टल होगा। ऐसा क्यों, बताना पड़ेगा ना सर। यस, वेट सर, वेट एंड वॉच, मतलब आगे का चर्चा उसी में होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट आर नॉट फाउंड इन परफेक्ट कंपटीशन। सारा का सारा बात हो गया, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट क्या है, सेल करके करने का क्या खर्चा पड़ रहा है, ये सब मुद्दे को ना नजर नहीं दिया जाता, ठीक है। ये सब चीज़ों को ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में दिखा नहीं जाता। तो ये कुछ कैरेक्टर देखा गया है। प्योर और फ्री कंपटीशन, सर अगर प्योर कंपटीशन है, कंपटीशन एकदम फ्री है, तो उसके लिए तीन चीज़ बहुत वाइटल है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होना चाहिए, प्रोडक्ट होमोजेनस होना चाहिए, एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ दिखता है सर मार्केट में, तो आप समझो कि वो मार्केट को आप प्योर या फ्री कंपटीशन बोल सकते हो। मतलब प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन तभी होगा जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होगा, जहां प्रोडक्ट सिमिलर टाइप ऑफ होगा, लाइक होमोजेनस होगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा, मतलब कोई भी मार्केट में आ सकते हैं, कोई भी मार्केट से जा सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक, कोई पाबंदी, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है सर। ऐसे मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का सबसे अच्छा एक इमेज मुझे मिला है, बड़ा बड़ा मजा आया ये देख के मुझे, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, कि कौन आ रहा है किसी को नहीं पता, कौन प्रोडक्ट ले रहा है नहीं पता, कौन बेच रहा है नहीं पता, जिसको मैंने आज ये दुकान लगाया कल कोई और लगा लेगा, ठीक है, कोई तीसरा आ जाएगा, आ सकता है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर, ठीक है। थोड़ा बहुत वो होता है, यूनियन में नाम लिखाना पड़ता है, हॉकर्स में नाम लिखाना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट दैट इज अ मिनिमल फॉर्मेलिटीज, मिनिमल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज नहीं सर। लेकिन अगर आज आपको मन हुआ कि मैं नेटवर्क बिजनेस करूंगा या मोबाइल का सेल बनाऊंगा, तो आपको गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेना होगा, पैसा भी बहुत चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ओके ओके, चलो सर अभी प्रूव करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ प्रूव करेंगे, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। अच्छा, अब क्या प्रूव करना है सर, सर प्रूव ये करना है प्राइस डिटरमाइन कैसे करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। इसका आधा नॉलेज तो है आप लोगों को, बस पूरा नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट वीक आधा बताया था, एटलीस्ट प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो बताया था, बस बताना ये बाकी है कि परफेक्ट कंपटीशन में इसका क्या खेल है। ओके, अच्छा बोलो सर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बताओ एक बार। यस सर। ओके, अब प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन इज वेरी सिंपल सर, एक तरफ देखेंगे डिमांड की तरफ से और दूसरा तरफ देखेंगे सप्लायर की तरफ से। इट्स वेरी सिंपल सर, प्रूफ ये करना है कि इंडस्ट्री प्राइस में करे। सर इंडस्ट्री मतलब क्या, सर इंडस्ट्री मतलब ये टोटल इज कॉल्ड इंडस्ट्री, टोटलिटी में इसको इंडस्ट्री कहते हैं सर। जैसे इसको क्या बोलेंगे, ये एक वैरायटी प्रोडक्ट का होलसेल मार्केट है, लाइक न्यू मार्केट, दिस इज लाइक ए न्यू मार्केट इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। या फिर एक दूसरा मार्केट लेते हैं, दिस इज इंडस्ट्री, हाँ, ये वेजिटेबल इंडस्ट्री है, ठीक है। या फिर दिस वन इज फ्लावर इंडस्ट्री, नहीं ये एमा कैथल है, मणिपुर का लेडीज मार्केट, ठीक है, ये वाला इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री है।
और इंडस्ट्री के अंदर जो दुकान लगा के बैठे हुए हैं सर, वो फार्म है, ठीक है, वो फार्म है। जैसे ये एक फार्म, ये एक फार्म, ये वाला एक फार्म, ये वाला एक फार्म, दिस वन इज ऑल्सो फार्म, दिस वन इज ऑल्सो फार्म, ये सब भी थोड़ा बड़ा है बट ये भी फार्म है। समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, इंडस्ट्री और फार्म के बीच में फर्क समझ में आ रहा है ना, कि कौन है इंडस्ट्री और कौन है फार्म? यस सर। ठीक है, तो इंडस्ट्री मतलब टोटल में इंडस्ट्री। और अभी क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है, तो वही प्रूव करने जा रहे हैं सर। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फार्म इज द प्राइस टेकर। मतलब ये सबसे हॉट पॉइंट है इस परफेक्ट कंपटीशन का। तो अब चलो देखते हैं इंडस्ट्री कैसे प्राइस मेकर है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, क्या लेना है? हाँ, पोटैटो, चलो पोटैटो ले लेते हैं, मतलब आलू, ठीक है। तो वेरी फेमस सब्जी है, दुनिया भर में बड़ा फेमस है। पोटैटो प्राइस अगर 1 रुपी है तो आप 50 केजी डिमांड कर रहे हो कि ठीक है 1 टका केजी चल रहा है तो 50 केजी घर लेके आएंगे और घर में बड़ा आलू चिप्स बना के खाएंगे, पोटैटो चिप्स बनाएंगे, आलू का दम बनाएंगे, अरे क्या क्या नहीं बनता पोटैटो से। हाँ, पोटैटो चिप्स बनाओ, पोटैटो का दम बनाओ, आलू दम बनाओ। हाँ, तो आलू दम खाओगे और खुद भी खाना है और दूसरों को भी खिलाना है, दाम सस्ता चल रहा है 1 टका केजी, अरे मज़ा आ गया, ठीक है। लेकिन सप्लायर इज नॉट हैप्पी। आप तो खुश हो बिकॉज आप कौन हो? आप कंज्यूमर हो, बट सप्लायर इज नॉट हैप्पी सर। सप्लायर इज नॉट हैप्पी, दुकानदार खुश नहीं है। सस्ता दाम में बेच के पैसा नहीं मिलेगा, सस्ता दाम में बेच के पैसा नहीं मिलेगा, अर्निंग कम हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता कि वो 10 टका केजी करके, सॉरी 1 टका केजी करके प्रोडक्ट बेचे। सो इसलिए वो सप्लाई भी कम कर दिया आलू का। तो क्या करेगा? दूसरा चीज बेच देगा, आलू पे पैसा नहीं फंसाएगा, ज्यादा दाम कम है ना, ज्यादा आलू बेचेगा, दुकान भर जाएगा और लोगों को सिर्फ आलू ही खिलाना है और कमाएगा कुछ नहीं होगा, इनकम कम हो जाएगा। तो क्यों बेचना है सिर्फ आलू इतना सस्ता में? ठीक है, क्योंकि लोग तो एक लिमिटेड लेके जाएगा ना, थोड़ा बहुत ज्यादा कितना ज्यादा ले लेगा, लेकिन मेरा इनकम कम हो जाएगा, मैं नहीं बेचूंगा सर। अच्छा, दाम को थोड़ा बढ़ाते हैं। जैसे दाम बढ़ा दिया मार्केट थोड़ा सा, मतलब मार्केट में डिमांड, प्रोड्यूसर थोड़ा, मतलब क्या है ना, दाम कम कब कम हो जाता है? दाम कम कब होता है? बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोग पोटैटो एग्रीकल्चर देखे होगा अभी, तो बंगाल में पोटैटो फील्ड्स में चलते हैं। चलो, आरामबाग, हुगली, हुगली डिस्ट्रिक्ट है सर, आरामबाग साइड में बहुत अच्छा होता है। आरामबाग, वेस्ट मिदनापुर, बर्धमान का भी कुछ एरिया। बहुत अच्छा पोटैटो होता है सर। ये देखो सर, पोटैटो बन के इस तरह से पोटैटो का पूरा लद लग गया, ठीक है। बंगाल में पोटैटो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। और नॉट जस्ट पोटैटो, आपको बता दो जानकारी के लिए, वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल इंडिया का नंबर 1 है। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 है वेस्ट बंगाल। सिर्फ आलू नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जी बनाते हैं सर, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जी, ठीक है। तो जिस साल आलू ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उस साल क्या होगा ना, दाम कम हो जाता है। मतलब इतना प्रोडक्शन सोचा ही नहीं था, बट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। ऐसा हुआ था एक बार, 2005-6 का बात है। मेरा खुद का फूफा जी का आलू का खेती है, थोड़ा बड़ा फार्मर है सर। 2006 का बात कर रहा हूँ, 5-6 मोस्ट प्रोबेबली। इतना ज़्यादा आलू प्रोड्यूस हो गया था कि 1 रुपी केजी का आलू बिक रहा था, जहाँ मार्केट प्राइस था 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ केजी होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में 1 टका केजी में बिक रहा था। बिकॉज इतना सारा लोगों के पास आलू हो गया और रखने का जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए सर। कोल्ड स्टोरेज का अभाव के कारण जिसके पास जो आलू था वो मार्केट में लाके बेचना चालू कर दिया। अब क्या होगा, जरूरत से ज्यादा आलू हो गया, दाम क्या हो जाएगा? सप्लाई ज्यादा, डिमांड डिमांड अपनी जगह में, डिमांड अपनी जगह में, डिमांड कम नहीं हुआ बट सप्लाई ज्यादा हो गया, दाम क्या हो जाएगा? अरे बोलो, लास्ट वीक समझाए थे कम तो हो जाएगा। कम हो जाएगा। और यही रीजन हुआ था जब आलू वाले को अपना आलू का दाम नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मतलब, और इसका मेन रीजन ये था, आलू स्टोर होता है सर, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं सर, ठीक है। आलू कोल्ड स्टोरेज ये बिहार में भी है, बंगाल में भी है। बिहार में भी आलू होता है, बट बिहार का आलू क्वालिटी वाइज ज़्यादा नहीं जाना जाता, क्वालिटी के लिए बंगाल का आलू ज़्यादा जाना जाता है। बिहार में दाल बहुत अच्छा होता है,
ठीक है, दाल के लिए बिहार जाना जाता है, बिहार यूपी का एक पूरा साइड है जो मतलब बड़ा जाना जाता है सर, दाल, डिफरेंट काइंड ऑफ दाल। ये देखो, ये आलू का कोल्ड स्टोरेज है सर, दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे फ्रिज में भर भर के रखना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर। ये देखो, इतना आलू रखा हुआ है। ये जब क्राइसिस क्रिएट होता है ना, साल में एक टाइम होता है सर, 2 साल 3 साल में क्राइसिस क्रिएट होता है, तब ये आलू मार्केट में आता है। देख के पता चल जाता है कौन सा स्टोर का आलू है। ठीक है, चमड़ा थोड़ा मोटा होता है सर, ठीक है, चमड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम के स्टोर का आलू थोड़ा ज़्यादा दाम में मार्केट में बिकता है सर। ठीक है, और जब भी क्राइसिस होता है ऐसा होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि सब्जियों में डिजीज हो जाते हैं, तब भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, किसी और सब्जी का मार्केट में भाव ज़्यादा हो जाता है, चिकन वगैरह का दाम बढ़ जाता है, लोग आलू में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट रीज़न होता है सर मार्केट का, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। ठीक है, तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज में भी रखने का मौका मिलना चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल। तो बात क्या है, बात ऐसा है, दाम जब 1 टाका, कंज्यूमर तो खुश है बट सप्लायर खुश नहीं है। 2 टाका में भी सप्लायर इज नॉट हैप्पी। 2 टाका में क्या होगा, नहीं बनेगा। कंज्यूमर फिर भी अभी भी हैप्पी है, चलो भाई 40 kg ले लेते हैं। तो ये एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है। 4 टाका दाम हो गया, सप्लायर इज वेरी हैप्पी, सप्लायर वांट्स टू सेल 40 यूनिट्स, 40 kg सेल करना चाहता है, बट कंज्यूमर हैप्पी नहीं है, बिकॉज सप्लाई ज़्यादा है, सप्लायर ज़्यादा सोच रहे हैं। 5 टाका में दे रहे हैं, सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, बट डिमांड नहीं चाहते इतना, कंज्यूमर नहीं चाहते इतना दाम में खरीदे। इसलिए अल्टीमेटली दाम डिसाइड करते हैं 3 टाका में। 3 टाका में क्यों दाम डिसाइड हुआ? कंज्यूमर भी हैप्पी, सप्लायर भी हैप्पी। सो क्या बन गया सर, प्राइस इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। 3 टाका प्राइस में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं ना सर, 3 टाका प्राइस में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम। तो इंडस्ट्री को यही दाम मार्केट में लाना पड़ेगा। अब कभी 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री इस तरह से दाम डिसाइड करते हैं, डिमांड सप्लाई फोर्स के बेसिस पे। अब बात करते हैं सर, तो फिर दाम क्या डिसीजन हुआ सर, इंडस्ट्री ने क्या दाम डिसीजन लिया, बोलो? 3 टाका, 3 रुपीज ना। पोटैटो का प्राइस क्या डिसीजन लिया अभी, एज पर हमारे करंट एग्जाम्पल के हिसाब से 3 रुपीज ना। हेलो, यस सर। अब बात करते हैं प्राइस टेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये प्राइस टेकर कौन है? सर ये प्राइस टेकर है फार्म, जिनको बेचना है। ठीक है, जो मार्केट में 3 टाका में बेचेगा। इंडस्ट्री तो डिसाइड कर लिया डिमांड सप्लाई से। अब इस केस में परफेक्ट कंपटीशन है ना, परफेक्ट कंपटीशन में फार्म के पास कोई चारा नहीं है। अल्टीमेटली इंडस्ट्री जो डिसाइड करते हैं उसको मानना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। क्यों? बिकॉज मार्केट में डिमांड सप्लाई जो तय कर दिया ना, अगर कोई भी सप्लायर सोचता है कि मैं ज्यादा दाम में बेचूंगा, वो सेल ही नहीं कर पाएगा। क्यों? मार्केट में दूसरा जगह में सस्ता में मिलता है ना, तो फिर कस्टमर सब सस्ता वाला के पास चला जाएगा, महंगा वाला में जो बेचना चाहेगा भी ना, वो कोशिश करके भी कामयाब नहीं हो पाएगा। सिंपल सा लॉजिक काम करता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो दाम तो डिसीजन हो गया सर, 3 टाका दाम डिसीजन हो गया। अब एक क्वांटिटी सोल्ड करो। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड 1, सप्लाई 3। ठीक है, सप्लाई क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। 3 टाका है, क्वांटिटी सोल्ड मानो 2 kg, 6 यूनिट्स। 3 टाका करके 3 क्वांटिटी सोल्ड 3 kg है, मतलब 3 यूनिट है क्वांटिटी सोल्ड, 9 यूनिट्स। ठीक है, सप्लाई कितना हो रहा है, 9। क्वांटिटी सोल्ड 3 × 4 12, 3 × 5 15। कुछ भी कर लो, दाम डिसीजन हो गया। अब जितना क्वांटिटी सेल करोगे उसी के बेसिस में सप्लाई भी सप्लाई कर देगा। ठीक है, अब इसके बेसिस में आपका एवरेज रेवेन्यू का क्या हालत होता है, देखो ध्यान से देखना। एवरेज रेवेन्यू क्या किस तरह से निकलते हैं, हम लोग रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ के आए हैं हाल फिलहाल में। एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट होता है टोटल रेवेन्यू से। टोटल रेवेन्यू से क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, कितना क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हो और कितना आपका टोटल रेवेन्यू है। ध्यान से देखना सर, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके आता है रेवेन्यू। तो 3 × 1, 3 × 1 क्या होता है, TR 3, और क्वांटिटी सोल्ड कितना है 1, तो 3/1 कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली प्राइस इंटू क्वांटिटी सेकेंड केस में 6,
तो 6 हो गया आपका रेवेन्यू, ठीक है, 6 हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, और क्वांटिटी कितना है 2, 6/2 कितना है 3, सर 9/3 कितना है 3, 12/4 कितना है 3, 15/5 कितना है 3, कुछ भी कर लो, एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया फिर 3। कुछ समझ में आया? प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम हो गया सर। कुछ समझ में आया सर? बोलो। कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, फिर से बताऊंगा। किस पॉइंट में दिक्कत है वो भी बताओ। हाँ शालिनी, सौमन्विता, सोमोदीप, बोलो सर, किस पॉइंट में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम सर, एनी क्वेश्चन? सर प्राइस टेकर एक बार फिर से समझाइए। फिर से समझाऊं? ओके यस सर। सर, ये तो बताओ कि ये 3 का जो दाम डिसीजन हुआ ये क्लियर है ना? यस सर। तो फिर प्राइस तो डिसीजन हो गया ना, मतलब जो फार्म है, मतलब ये लोग दे दे दिस काइंड ऑफ, ये जो दुकानदार बैठे हुए हैं किस दाम पे आलू बेचेगा ये कंफर्म कर लिया ये लोगों ने, ठीक है, दाम क्या है 3 ये तो उसका दाम है ना? मतलब आपको अगर आलू बेचना है या जो भी प्रोडक्ट बेचना है तो 3 में ही बेचना है, दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो प्राइस तो 3 ही रहेगा। अब जितना क्वांटिटी सेल कर पाओगे, है ना, अगर एक क्वांटिटी सेल करोगे तो सप्लाई भी प्राइस इनटू क्वांटिटी करके कितना क्वांटिटी सेल हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। प्राइस 3 ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी सोल्ड अगर 2 हो जाएगा तो सप्लाई यूनिट्स कितना हो जाएगा 6। ये 3 है तो ये 3 रहेगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 है ये 4 यूनिट सोल्ड करेगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है, प्राइस की साइड इंटू करके। ये 3 है ये 5 है क्वांटिटी सोल्ड, तो ओवरऑल सप्लाई कितना हो जाएगा 15 का सप्लाई हो जाएगा, है ना? बोलो समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। अब इसी के बेसिस में रेवेन्यू का बात देखो, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। तो रेवेन्यू भी तो इसी से आता है ना, रेवेन्यू मतलब क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, ये रेवेन्यू चैप्टर में समझा क्या आया, पी इंटू क्यू। तो 1 यूनिट सोल्ड करोगे 3 करके तो रेवेन्यू कितना हो गया 3, और क्वांटिटी सोल्ड कितना है 1 पहला केस में, तो 3/1 कितना हो जाएगा 3। सेकेंड केस देखो, जब दो दो क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हो रेवेन्यू कितना अर्न कर रहे हो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 2 × 3 6, कितना क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हो 2, तो 6/2 3। थर्ड केस में देखो 3 × 3 रेवेन्यू कितना कमा लिया 9, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 9, इसको डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कर दो, 3 क्वांटिटी 3। सेकेंड इस केस में देखो 3 × 4 कितना रेवेन्यू कमाया 12, सप्लाई कितना रेवेन्यू कमाया 12, 12 को डिवाइड कर दो 4 से कितना हो जाता है 3। समझ में आ रहा है? यस सर। हर केस में 3 ही तो आ रहा है सर, ईच एंड एवरी केस में एवरेज रेवेन्यू 3 ही हो रहा है, और आपका प्राइस भी तो 3 ही है। प्राइस भी तो 3 ही है सर, और एवरेज रेवेन्यू भी 3 ही हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू भी 3 ही होगा, कैसे? मार्जिनल रेवेन्यू काउंट होता है इस तरह से, डेल्टा टोटल रेवेन्यू बाई डेल्टा क्वांटिटी, मतलब टोटल रेवेन्यू में चेंज और क्वांटिटी में चेंज। तो अब देखते हैं ना रेवेन्यू में चेंजेस कैसे आ रहा है। फिर ये देखो सर 3 से 6 का रेवेन्यू चेंज कितना है 3 to 6, कितना रेवेन्यू चेंज हुआ सर 3। और क्वांटिटी सोल्ड 1 से 2 कितना कितना चेंज हुआ सर 1। 1। तो डेल्टा टोटल रेवेन्यू 3 और डेल्टा क्वांटिटी सोल्ड 1, तो 3/1 कितना हो गया 3। 6 to 9 का चेंजेस कितना 3 का, और 2 से 3 का चेंजेस 1 का, तो अगेन 3/1 3। ये फॉर्मूला सिखाया था ना सर आप लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ाने के टाइम पे, सॉरी रेवेन्यू चैप्टर में।
टोटल रेवेन्यू में चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड में परिवर्तन, डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। इसी तरह से हर केस में मार्जिनल रेवेन्यू भी 3। ये परफेक्ट कंपटीशन है और इसका मेन रीजन है कि प्राइस डिसीजन पहले ही ले लिया जाता है, इसीलिए ऐसा होता है देखने में। समझ में आया सर मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेशन? बताओ। यस सर। तो क्या क्या समझ में आ गया सर? प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, हुआ ना? प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये देखो, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, और वही हो जाता है इसका डिमांड का वी। ओके, तो ये रीजन होता है, ये रीजन होता है परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म का ग्राफ देखने का। डिमांड का ऐसा क्यों होता है, क्यों हॉरिजॉन्टल डिमांड का होता है, ठीक है, क्यों डिमांड का हॉरिजॉन्टल होता है, ये फॉर्म का बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बात पूरा नहीं हुआ सर। लेकिन इंडस्ट्री का डिमांड कब हॉरिजॉन्टल नहीं होता, इंडस्ट्री का डिमांड कब ऐसा डाउनवर्ड ही होता है। कैसे? चलो देखते हैं। अब ये दोनों चीजों को एक साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है दोनों को एक साथ देखते हैं। चलो ड्रॉ करते रहते हैं इसके साथ साथ ही, ध्यान से देखना। हाँ, बस एक्सेस बना लेते हैं थोड़ा, बस ये जरूरी नहीं है, बस ये दोनों ही मेनली जरूरी है। देखो सर, ये ओरिजिन है दोनों, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है? अब वाई एक्सेस में प्राइस ड्रॉ कर लेते हैं और इधर क्वांटिटी क्यू एंड दिस इज पी, ठीक है? अब ध्यान से देखना सर, देखो क्वांटिटी कितना है और प्राइस कितना है। अच्छा, प्राइस जब 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी 4 एंड 5, ठीक है? इधर कर दो 10 20 30 40 50, ठीक है? तो आप ही लोग मुझे बताओ लास्ट दिन की तरह, ठीक है, कि डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? दाम ज्यादा रहने से डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है? दाम ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाता है ना, कम होगा। ओके, तो व्हेन प्राइस इज 5 रुपीज तो डिमांड क्या हो जाएगा 10। दाम थोड़ा कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा। दाम और थोड़ा कम होगा, डिमांड और थोड़ा बढ़ेगा। दाम और थोड़ा कम होगा, डिमांड और थोड़ा बढ़ेगा। दाम और थोड़ा कम होगा, डिमांड और थोड़ा बढ़ेगा। जब इसको ज्वाइन करेंगे सारा का सारा लाइन को, जो लाइन निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ सर डिमांड कार्ड। डिमांड कर्व, ठीक है? दिस इज अ डिमांड कर्व, और यही देखो इसीलिए डिमांड कर्व ऐसे देखने में हुआ। अब देखो ये जो जिस तरह से ये भी ड्रॉ किया गया है ना, एग्जैक्टली ये बस कॉन्सेप्ट है, मतलब ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट है। इसको यहाँ पर ये ढांचा नहीं बनाया गया, ये जो ढांचा है ना, स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। और ये डाउनवर्ड है, डिमांड कर्व भी है, और इसका जो लुकिंग्स है वो डाउनवर्ड लुकिंग्स है, ठीक है? अब सप्लाई क्यों है ये तो आपको पता है ना, सप्लाई इस तरह का क्यों है? हाँ, सप्लाई ऐसे क्यों बना, लास्ट दिन समझाया था ना आपको। सप्लायर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो दाम बढ़ने से ज्यादा सेल करना चाहता है। 10 20 30 40 यहीं पर ड्रॉ करके दिखाते हैं ना, लास्ट दिन भी दिखाया था, ठीक है? जब दाम 5 टका तब आप क्या करोगे, ज्यादा सप्लाई करोगे। जब दाम कम हो जाएगा ना, सप्लायर ज्यादा सप्लाई करना नहीं चाहता है, दाम और कम हो जाएगा और सप्लाई कम कर देगा। दाम और कम हो जाएगा और सप्लाई कम कर देगा। दाम और कम हो जाएगा और सप्लाई कम कर देगा।
तो इस पॉइंट को कनेक्ट करने से ये सप्लाई कब बन जाता है, समझ में आया सर? ठीक है, सप्लाई, इसीलिए सप्लाई कब क्या होता है, अपवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, और ये 3% को क्यों मेन पॉइंट रखा गया, इक्विलिब्रियम क्यों किया गया 3% को, तो 3% को इक्विलिब्रियम इसलिए किया गया है बिकॉज इस पॉइंट में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ क्या गया, इक्विलिब्रियम हो गया। 3% में कंज्यूमर भी खुश, 3% में सप्लायर भी हैप्पी। ओके, बिकॉज इस पॉइंट में जाके डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या किया, कनेक्ट कर लिया, एंड दैट इज द रीजन ये पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो दैट इज वाई प्राइस क्या हो गया, डिटर्मिनेशन 3, और ये डिटर्मिनेशन कौन किया, इंडस्ट्री। अब जो परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री में बिजनेस लगाते हैं या फार्म बनाते हैं या कंपनी खोलते हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं होता, ये 3% प्राइस को मानना ही पड़ता है, उपाय नहीं है सर। मैं बोला ना आपको, ज्यादा दाम में बेचने का कोशिश करोगे तो मार्केट से ही बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज कोई आपके पास नहीं आएगा। अब इसी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए आप अपना डिमांड कर्व को भी ड्रॉ कर दिए, क्योंकि यही डिमांड कर्व आपका एवरेज रेवेन्यू भी है, मार्जिनल रेवेन्यू भी है, यही आपका प्राइस है, यही आपका डिमांड है। ऐसा क्यों सर, अभी तो बताएं आपको, अभी तो बताएं। ये देखो ना, आपका 3% ही प्राइस है, 3% ही आपका एवरेज रेवेन्यू है, 3 ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, और 3 ही आपका डिमांड एरिया भी है। समझ में कुछ आया कि क्यों अल्टीमेटली फार्म के केस में क्यों ऐसा हुआ? हाँ सर, ये फार्म का डिमांड का बन गया, दिस वन। ठीक है, क्योंकि जो प्राइस मार्केट इंडस्ट्री डिसाइड करके दिया, उसी प्राइस को मानना पड़ा, और उसी प्राइस के बेसिस में इसका एवरेज रेवेन्यू, इसका मार्जिनल रेवेन्यू, इसका प्राइस और इसका डिमांड भी यही एरिया चूज कर गया, और ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कर्व देखने में ऐसा होता है लॉन्ग रन में। ठीक है, स्पेशली इन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में भी ऐसा ही होता है। और ये टोटल रेवेन्यू कर्व को दिखाया गया 45 डिग्री एंगल में, मतलब एवरेज करके। ठीक है, टोटल रेवेन्यू को एवरेज कर दिया, टोटल रेवेन्यू इस एरिया में था, अब जो भी टोटल रेवेन्यू था उसको क्वांटिटी से डिवाइड करके मेरे को ये रेवेन्यू का कर्व मिल गया, ये टोटल रेवेन्यू है, उसको एवरेज करके इस पॉइंट में लाया गया। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर नॉर्मल नॉलेज पर्पस। ठीक है, छोड़ो, अब ये जरूरी नहीं है इतना, लेकिन प्लीज टेल मी, ये प्राइस टेकर और प्राइस मेकर ये क्लियर है कि नहीं है? दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट सर। तो पहले मैं आपको फिर से रिवीजन कराता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? देखो, पहले हम लोगों ने देखा कि प्राइस मेक कैसे होते हैं, जो आपको मैं लास्ट वीक भी समझाया था। ठीक है, लास्ट वीक भी समझाया था कि कैसे 3% डिसाइड किया गया, 3 की जगह 30 भी हो जाए, 200 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, 25 भी हो जाए, जैसा जैसा, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, तो कैसे 3% डिसाइड हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस मेकिंग इन इंडस्ट्री। एंड फिर आ जाए प्राइस टेकर, जो फार्म का केस है, और फार्म के केस में कैसे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सेम पैरामीटर में पहुंचा, ये भी आपको मैं समझाया। ठीक है, और फिर इसी को ग्राफिकली यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फार्म इज अ प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। बोलो सर, एनी डाउट? इफ एनी डाउट सर जस्ट आस्क, मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, पूछ लो सर। शालिनी, सोमदीप, शोमनिता, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर। नो सर। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का सबसे हॉट एरिया था, सबसे हॉट एरिया। ठीक है, अच्छा, तो ये आगे जाके आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। ठीक है, कैसे फार्म इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी बता सकते हैं, अभी भी बता सकते हैं, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, सुन लो सर, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पॉइंट्स अभी सुन ले सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। ग्राफ वही है, आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, ग्राफ वही है,
जैसे अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया ना 3 टका में, हाँ ये फार्म, ये प्राइस मेकर है इंडस्ट्री, ये प्राइस टेकर है फार्म। इसमें कौन आ गया सर? बस बीच में टपका कौन? मार्जिनल कॉस्ट, बीच में टपक गया मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला, ठीक है। कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता है। दिस इज नॉट द कटिंग एरिया, ठीक है, ये कटिंग नहीं है, कटिंग है ये वाला, नीचे से कट करता है, ठीक है। इसको कटिंग नहीं माना जाता, ये तो बस इसका फोर्स है। कटिंग मतलब ये वाला कटिंग, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व माना जाता है ना इसको। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस सब एक लाइन में आ गया, और कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी कुछ दिन पहले आप लोग कॉस्ट पढ़ के आए हो, तो कॉस्ट और रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा संपर्क है सर। बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए, बिजनेस को अगर चलना है तो क्या ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू की कॉस्ट? अगर बिजनेस को चलाना है तो रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए कि कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए? बोलो। अरे बोलो सर, जो समझ में आता है बोलो। आपके रेवेन्यू मतलब सेल, अर्निंग, ठीक है, टर्नओवर। रेवेन्यू मतलब बेसिकली अर्निंग। खर्चा ज्यादा होने से अच्छा कि अर्निंग ज्यादा होने से अच्छा? सर सर अर्निंग अर्निंग। करना। अर्निंग। तो अगर बिजनेस तभी चलेगा ना रेगुलर बेसिस में जब रेवेन्यू ज्यादा अर्न करोगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो तो ही अच्छा है। लेकिन बिजनेस में कई बार ऐसे भी होते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल भी हो जाते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं कि रेवेन्यू कॉस्ट से कम भी हो जाते हैं। और अगर ऐसा ज्यादा दिन चले ना, रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो गया, रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो गया, सॉरी ऐसा, मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा सर, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जिस पॉइंट में एक लाइन में रहते हैं ना, ये सर्वाइवल मोड है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट करके बिजनेस लॉन्ग रन में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू कभी भी नीचे आ जाए ना, तो बिजनेस के लिए खतरा पैदा करता है और दुकान बंद करके हमेशा के लिए जाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो यही बात इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर भी आपको समझ में आएगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म फेसेस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। ये क्यों है, ये आपको मैं अभी इतना देर से समझा रहा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, इसको परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं। सिंस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म सेल्स एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस, marginal revenue curve coincides with average revenue curve. Marginal cost curve is U-shaped. Now in order to be in equilibrium, the firm will compare MC with MR. अभी इसको क्या करना है, marginal cost और marginal revenue को compare करना है। It will be in equilibrium at the level of output. मतलब कितना output मतलब production. Output मतलब क्या है सर, production. At the level of output at which it is earning maximum profit or incurring minimum losses. मतलब business अच्छा तभी चल सकता है जब वो प्रॉफिट मैक्सिमम करे और मिनिमम लॉस करे। इट कैन अटेन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या कंडीशंस में, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो भी ठीक है, एमसी इक्वल्स टू एमआर। एमसी कर्व मस्ट कट्स द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। एमसी कर्व मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट में ये इक्विलिब्रियम होगा, कॉस्ट कर्व को राइजिंग मोड में होना चाहिए, जैसे कि ऐसा, हमेशा ऐसा ही होता है ऑलवेज कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा राइजिंग मोड में ही, मतलब कॉस्ट धीरे धीरे क्या होता है ना, ये मिनिमम कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कुछ ऐसे हैं, इस तरह से कट करता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाते हैं, एमसी इक्वल्स टू एमआर बन जाता है, बट ये इसका मिनिमम है। लेकिन जब वो कट करता है ना, वो राइजिंग मोड में होते हैं, तो ये देखा जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, इसको बोलते हैं सर बिलो से कट करना। इट्स MC कर्व मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम में हो, MC कर्व राइजिंग मोड में होना चाहिए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये राइजिंग मोड पे है, ठीक है, ये वाला मोड नहीं, डाउनवर्ड मोड नहीं, ये मोड नहीं है सर, ये तो बस बिजनेस का स्टार्टिंग फेज है, ये बिजनेस का स्टार्टिंग फेज है, हर बिजनेस को देखना पड़ता है। शुरू में सभी बिजनेस में कॉस्ट ही आता है, रेवेन्यू कुछ नहीं आता, तो इसको नहीं देखना है। देखना है कि बिजनेस चालू होने के बाद, जब धीरे धीरे आपका बिजनेस रनिंग मोड में हो, फिर आप मिनिमम कॉस्ट में पहुंचते हो, फिर धीरे धीरे एक टाइम आता है
जब लंबा समय चलता है ना, फिर आपका कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। और वन एडिशनल कंडीशन आल्सो मस्ट बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ लॉस दैट प्राइस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैं समझाता हूँ। अगर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो तो गुड कंडीशन, देयर इज ऑलवेज एन इंसेंटिव फॉर द फर्म। इंसेंटिव मतलब अरे एक्स्ट्रा मिलता है। अगर बिजनेस में रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, इंसेंटिव है टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन, अब और प्रोडक्शन बढ़ाओ फर्दर एंड गेन्ड बाय सेल बाय एडिशनल यूनिट, और ज्यादा सेल करो और प्रोडक्शन बढ़ाओ। बट अगर मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, द फार्म विल हैव रिड्यूस आउटपुट। अगर कभी ऐसा होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है ना, तो फार्म को धीरे धीरे प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा हो रहा है कि आमदनी अट्ठानी हो रहा है, खर्चा रुपया हो रहा है। जानते हो ना आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया क्या होता है? मतलब आपका इनकम नहीं हो रहा है जिस हिसाब से खर्चा चल रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फार्म को प्रोडक्शन कम करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो खर्चा बढ़ा रहा है आपका। तो ऐसे केसेस में प्रोडक्शन कम करना भी बुद्धिमत्ता का बात है। और उसके बाद ये भी सिचुएशंस आते हैं सर, सिंस एडिशनल यूनिट्स हैड मोर कॉस्ट देन टू रेवेन्यू, क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे ना तो आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कॉस्ट से कम हो जाएगा, आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं बोला आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया। ये किस सिचुएशंस का बात कर रहा हूं? जब मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम ओनली एट द पॉइंट एमआर इक्वल्स टू एमसी। और बिजनेस में एक ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिस सिचुएशंस में बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिट करते हैं, और उस प्रॉफिट में जाके मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, तभी जब वो एमसी और एमईआर इक्वल पोजीशंस पे हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है जानते हो? इसके बाद इस सिचुएशंस में कौन सा बिजनेस ज्यादा दिन तक टिकेगा वो देखना पड़ता है। बट इसके बाद धीरे धीरे ऐसा होता है कि एमसी और एमआर इक्वल होते हैं और प्रॉफिट धीरे धीरे कम होना भी चालू होता है, ठीक है। प्रॉफिट धीरे धीरे कम होना भी चालू होता है। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे प्रॉफिट कम हो जाते हैं। बट हाईएस्ट प्रॉफिट तभी बिजनेस करते हैं जिस पॉइंट में जाके, ऐसे नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ स्टेज उसको बोलते हैं जब रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा हो। लेकिन जिस पॉइंट में एमआर और एमसी इक्वल पॉइंट में आ जाता है ना, इस पॉइंट में प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। किसका? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस का। उसके बाद धीरे धीरे फिर प्रॉफिट गिरता जाता है, धीरे धीरे प्रॉफिट गिरता जाता है। तो ये आगे कुछ ग्राफ है, आगे कुछ ग्राफ है, उसमें आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। कि ये आपको मैं बोला था ना कि शॉर्ट रन में, ठीक है, शॉर्ट रन में ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस है इसका 3 तरह का सिचुएशंस होते हैं। ये देखो सर, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, ठीक है। शॉर्ट रन में ये बिजनेस सुपर प्रॉफिट भी करते हैं, और सुपर प्रॉफिट करने का मतलब क्या है, आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा। सिंपल बात है। ये इमेज से भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सर कैसे? ये देखो सर, ये आपका प्राइस एरिया है, ठीक है, और ये आपका प्राइस भी है और साथ में रेवेन्यू भी है। आपको तो पता है ना सर, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और रेवेन्यू एक ही है ना। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सब सेम लाइन है ना। तो जो आपका प्राइस लाइन है वही आपका एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू का भी लाइन है। क्या रे, ये बात तो अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और यहाँ पर 2 कॉस्ट लाइन देखो, ये एक लाइन है एसएसई मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और ये एक मार्जिनल कॉस्ट लाइन, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग के अंदर हम लोग बताया सर कॉस्ट क्लास में कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ठीक है, सब मिला के टोटल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन दोनों कॉस्ट, चाहे मार्जिनल कॉस्ट देख लो, एवरेज कॉस्ट देख लो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया कहाँ पर है सर? रेवेन्यू के नीचे है ना सर। इसका कॉस्ट का मैक्सिमम जो एरिया है कहाँ पर है? रेवेन्यू लाइन के नीचे है। क्या ये चीज आपको दिखाई दे रहा है सर? प्लीज टेल मी। ये रेवेन्यू लाइन है ना, दिस इज द रेवेन्यू लाइन। ये रेवेन्यू लाइन के नीचे ही आपको एसएससी भी दिख रहा है ज्यादा और एसएमसी भी दिख रहा है ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन, या ऐसे बोलो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। और ऐसे सिचुएशंस में बिजनेस क्या करते हैं सर? सुपर प्रॉफिट करते हैं, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आप रेवेन्यू में ज्यादा डील कर रहे हो। सेकेंड इमेज देखो ना, समझ में आएगा। दूसरा वाला ये देखो, ये है आपका रेवेन्यू लाइन, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू लाइन, एवरेज रेवेन्यू लाइन। और इधर देखो आप
मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ये देखो एवरेज कॉस्ट और ये रहा मार्जिनल कॉस्ट। जस्ट लुक हियर, ये एक ऐसा सिचुएशंस है जिसमें आपका मार्जिनल मतलब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल पोजीशंस पे है। देखो मतलब जिस पॉइंट में आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू देखो दोनों मतलब 50 मतलब ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशंस पे है, मतलब इक्वल सिचुएशंस में, मतलब आपका बिजनेस में कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल लेवल में चल रहा है, मतलब जितना खर्चा हो रहा है रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट आसपास में ही आ रहा है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस को क्या कहते हैं जानते हो बिजनेस में? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब 100 लगाया 100 आ गया, 100 का खर्चा है तो 100 का रेवेन्यू है। समझ रहे हो ना सर? अगर बिजनेस में आपने 1 लाख लगाया 1 लाख वापस आ गया, आप बिजनेस डूबेगा तो नहीं ना? 1 लाख लगाया था, इन्वेस्ट किया था, 1 लाख वापस आ गया, बिजनेस डूबेगा क्या? अरे बोलो नहीं सर। नहीं ना। तो ऐसे सिचुएशंस को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। आप लोग आगे आगे जब कॉस्टिंग पढ़ोगे ना मैम के पास, ठीक है, या मेरे पास एफएम करोगे जब इंटरमीडिएट लेवल में आओगे ना, ठीक है, या आप बीकॉम में जब थोड़ा और हायर लेवल में जाओगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्टिंग के अंदर फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। बहुत गजब का चर्चा होता है सर फाइनेंस में, कॉस्टिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। एक कॉस्टिंग का चैप्टर होता है सर मार्जिनल कॉस्ट, उसके अंदर बहुत चर्चा होता है इसका। ओके, तब और डिटेल्स में समझोगे ये ब्रेक इवन पॉइंट कैसे अचीव किया जाता है। तो अभी इकोनॉमिक्स से ही सभी सब्जेक्ट का शुरुआत होता है नॉर्मली। अच्छा, और एक एरिया है सर, ये देखो, ये है रेवेन्यू लाइन, और यहाँ पर देखो एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू के ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट भी रेवेन्यू के ऊपर, और ये एरिया देख रहे हो ना सर, ये पीबी एरिया, ये लॉस का एरिया है, ये लॉस का एरिया है, और इसका ये जो एरिया था ये प्रॉफिट का एरिया था। जब रेवेन्यू लाइन कॉस्ट से ऊपर है ज़्यादा केस में तो वो एरिया प्रॉफिट देता है। जब कॉस्ट एरिया रेवेन्यू के नीचे, रेवेन्यू नीचे है और कॉस्ट ऊपर है तो ये एरिया लॉस क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है सर? ये एरिया लॉस क्रिएट करता है बिकॉज आपका सारा का सारा कॉस्ट ज़्यादा, दोनों लाइन देखो, एवरेज कॉस्ट तो पूरा का पूरा ही ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट फिर भी थोड़ा नीचे था पर एक जमाने के बाद वो भी ऊपर हो गया। ये पूरा एरिया आपको लॉस कवर करके देता है और रेवेन्यू लाइन पूरा नीचे है, दिस वन। तो बात क्या है, ये सर सुपर प्रॉफिट। शुरुआत में जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ज़्यादा कोई है नहीं मार्केट में, बिजनेस सुपर प्रॉफिट करते हैं। मैं आपको शुरू में ही बोला। ये लाइन क्या है? ये वो वाला एरिया है जब आपको क्या हुआ सर, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, थोड़ा लंबा समय बीत गया और भी लोग आ गए मार्केट में बिजनेस करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट करोगे। ये बहुत दिन हो गया, मार्केट चेंज हो गया, ऑनलाइन बिजनेस आ गया सर, आजकल ऑनलाइन बिजनेस आ गया, तो कोई मार्केट में जाता नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है, बिजनेस को मुश्किल हो रहा है, तो लॉन्ग रन में मुश्किल हो गया। और भी बहुत सारा रीजन है, मार्केट में और भी बड़े बड़े दुकान खोल गए, हाँ, पुराना सिस्टम चल रखा था अभी भी ये बंदा, फिर क्या हो गया, लॉस में चला गया। अपने आप को समय के साथ बदला नहीं, लॉस ही आना पड़ेगा। जो बंदा समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं ना, वो लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बिजनेस का टारगेट तो रहता है हमेशा कि कम से कम ब्रेक इवन में तो रहे, ताकि एक एंटरप्रेन्योर का हमेशा सोच होता है कि कम से कम रिस्क बेयरिंग फंक्शन से ये ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचना। जैसे ही वो ब्रेक इवन हो जाते हैं ना, उसके बाद वो प्रॉफिट करना भी चालू करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक ब्रेक इवन में ही रह जाए ना, तो फिर लॉस में भी पहुंचना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में ब्रेक इवन में पहुंचो, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिन मतलब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल रखो। उसके बाद रेवेन्यू को ज़्यादा करो, कॉस्ट को कम करो। लेकिन जिस दिन ये हालत हो जाए ना, उस दिन लॉस देखना पड़ता है, और लॉस ज़्यादा दिन देख लिया ना, बिग बाजार जैसा हालत होता है, बंद करके जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे शॉर्ट रन में बताया, सिमिलरली यहाँ पर लॉन्ग रन में है। अब लॉन्ग रन में क्या है ना, वही कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री है, फार्म है, ठीक है, सेम टू सेम। लेकिन लॉन्ग रन में फार्म को ना सुपर प्रॉफिट नहीं होता। अगर लॉन्ग रन में टिक गए तो नॉर्मल प्रॉफिट ही करोगे। लॉन्ग रन में अगर ये बिजनेस टिक जाता है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट ही करेगा, सुपर प्रॉफिट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में आ जाते हैं। जिसका ग्राफ देखने में सिमिलर होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये रहा आपका मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का लाइन, और यहाँ से आपका सारा का सारा कॉस्ट
ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में है, ठीक है। ये है आपका लॉन्ग रन, ये रहा LMC मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ये रहा एवरेज कॉस्ट, ये रहा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, सारा का सारा कॉस्ट, जितना सारा कॉस्ट हो सकता है मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में, वो सब ऑलमोस्ट सेम लाइन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे, कोई ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू लाइन मार्जिनल रेवेन्यू के लाइन के पास ही है। तो मतलब लॉन्ग रन में बिजनेस को क्या होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट करता रहता है। तो इसलिए ग्राफ देखने में ऐसा है, रेवेन्यू लाइन के ज़्यादा भी नहीं ऊपर, रेवेन्यू लाइन के नीचे भी नहीं ज़्यादा। तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट के थोड़ा ऊपर बोल सकते हो, जस्ट लिटिल बिट बेटर देन ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, लिटिल बिट बेटर। तो ये होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर? स्टार्टिंग का सब समझ गए ना, ये सब इजी ही लगेगा, स्टार्टिंग वाला समझ गए तो ये सब इजी लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग का नहीं समझे तो ये सब टफ लगेगा। ये नेक्स्ट दिन चर्चा करेंगे सर। नेक्स्ट दिन आप लोगों को मैं मोनोपोली मार्केट बताऊंगा, और मोनोपोली बताने से पहले आपको ये सप्लाई के ऊपर बेस करके कॉम्पिटिटिव मार्केट बताऊंगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लायर का क्या सोच होता है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बट डोंट वरी, अगर ये सब चीज़ समझ में आ रहा है तो ये भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे कि सप्लायर किस पॉइंट में दुकान बंद करने का सोचता है, ठीक है। ये देखो शट डाउन, ठीक है, जैसे कंप्यूटर शट डाउन करते हो दुकान को भी शट डाउन कर देता है, ठीक है। बट ऐसा नौबत कब पड़ता है, कब ज़रूरत पड़ता है दुकान बंद करने का, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। और उसके साथ साथ चालू करेंगे मोनोपोली, ऑलिगोपोली, ठीक है, सब बात करेंगे सर, डोंट वरी, बहुत मज़ा आने वाला है। ग्राफ देख के डरने का नहीं, ग्राफ देख के सीखने का है, ठीक है। ये सब ग्राफ देख के डर लगता है बहुत लोगों को, मैं देखा, ठीक है, पर जिसको समझ नहीं आएगा वही डरेगा, नॉलेज जिसका नहीं रहेगा वही डरेगा, ठीक है। डरेगा मतलब क्या, हे भगवान ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई तीर धनुक बन गया कि इसको काटेगा उसको कटेगा, तलवार बन गया। नहीं सर, तलवार नहीं है, ये सब इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डोंट वरी, मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे आगे मोनोपोली मार्केट, डुओपोली मार्केट, ऑलिगोपोली मार्केट, सब बताना है सर आगे, और 2-3 क्लास लगेगा, आपको क्लियरली बताऊंगा। ओके, इतना ही है सर आज, कोई सवाल है तो करो। अच्छा, सोमनिता एंड शालिनी, आप लोगों को बस इतना बताऊंगा सर, ये आप लोगों का जो CS एंट्रेंस का इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर का फरवरी के फर्स्ट वीक से एक्स्ट्रा क्लास एक चालू होगा इंग्लिश का, ठीक है, मंगलवार को 3 बजे से, ठीक है, फरवरी से चालू होगा, ठीक है सोमनिता? ओके सर, ओके सर। तो रौनक सर लेंगे, रौनक भैया, ठीक है, मैं बता दूंगा रौनक भैया कौन है, आप लोग क्लास में बात कर लेना, ठीक है, रौनक भैया को पता है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैं अभी से बता दिया, जैसे फरवरी शुरू होगा ना मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर, ओके सर, ओके, ओके सर, बाय फिर, बाय टाटा सर। टाटा।